तो आज से आपका कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। डिजाइन करा गया है जेकेएसएसबी के हिसाब से, लेकिन आप किसी और एग्जाम की एसएससी रेलवे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहले ही क्लियर कर दूं, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, स्टैटिक जीके हो गई, या इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, या फिर कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, इस तरह के सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कवर करे जाएंगे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटी वगैरह सब कुछ, और करंट अफेयर्स भी यहाँ पर ऐड हुआ करेंगे। तो ये सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहने वाला है, बस आपने साथ में नोट्स बनाते जाना है, सो दैट आपका जब कोर्स कंप्लीट हो आपके पास कंप्लीट नोट्स भी हो। नोट्स आपको खुद से बनाने, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखो, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। बस जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ आता जाएगा। आपने एक काम कर देना है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जब फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे उसमें कई तरह के बुक्स ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, जिसकी हेल्प से जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगता है वो बुक्स डाउनलोड कर लो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है, अपने नोट्स में वो ऐड करते जाओ। या कुछ पहले के टाइम पे कुछ वहाँ पे पीडीएफ भी शेयर करे हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स स्टूडेंट्स के वो भी वहाँ पर अपलोड करे गए हैं। आने वाले टाइम पर और भी अपलोड होते जाएंगे, बस आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, वहाँ पे भी फॉलो करना है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, कोई जरूरी बात करनी होगी तो ही वहाँ पर मैसेज करना। इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। तो आज डे 1 रहने वाला है। आज डे 1 है, आज हम ज्यादा नहीं कवर करेंगे। आज डे 1 है तो आपको समझ आए इस कोर्स में रहने क्या वाला है, इसीलिए आज आपको सिर्फ एक हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ाया जाएगा, एक आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करवाया जाएगा, रीजनिंग का करवाया जाएगा, मैथ का करवाया जाएगा, और हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट में और ऐड कर दूंगा। बाकी जितने भी बोले वो डे 2 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अपने वीडियोस को देखते जाना है और शेयर जरूर करना है। और खास तौर पर आपके जो भी फ्रेंड या आप खुद ही भी अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, इस कोर्स का पर्पस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ये पर्पस रहने वाला है कि ऑफलाइन वाली फील आपको दी जाए। हालांकि वो 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अपने एंड से टीचर के तौर पे मैं आपको वो 100% दे सकूं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप खुद भी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है, आप उनसे वीडियो शेयर करो और मुझे बताओ, रिकमेंड करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, या कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑफलाइन में ऐसा क्या है जो मैं नहीं करवा पा रहा, सो दैट मैं वो भी ऐड कर पाऊँ। अगर आप ऑफलाइन जा रहे तो ठीक है, जो नहीं जा पा रहे उनको यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल्स जो भी आपको ऑफलाइन में करवाया जाता है वो मैं करवा सकूँ। क्या वहाँ पर कुछ एडवांस लेवल का करवाया जा रहा है या कुछ अलग तरीके से करवाया जाता है, वो सब कुछ मुझे आप जरूर बताइएगा, सो दैट आने वाले लेक्चर्स में मैं वो सब भी यहाँ पर ऐड कर सकूँ। जिसको भी ये कोर्स देखना है वो 100% यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर जरूर करते जाना। और एक काम और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले को बोलना चाहूंगा, आपको जो भी डाउट होगा, ऑफलाइन का बेनिफिट क्या कि आप सामने से कुछ टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हो, उसको पूछ पाते हो कि ये नहीं समझ आ रहा ना, ऐसे जनरली होता है। और कई बार तो होता है कि आप पूछ ही नहीं सकते हो, वहां पर ऐसा भी होता है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आज डे 1 जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, डे 1 की वीडियो जब भी अपलोड हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड हुई है, 9 बजे जब भी वीडियो अपलोड हुई है, कोशिश करो जब वीडियो अपलोड होती है उसी टाइम वीडियो देखो, या वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे के अंदर वीडियो आप देख लो और उसी टाइम आप कमेंट कर लो। क्योंकि जितने जल्दी आप कमेंट करोगे, ऑब्वियसली बात है, मुझे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करनी है, तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, फिर वीडियो बनानी है, एडिट करनी है, ये सारे काम के लिए मुझे 5-6 घंटे का टाइम कम से कम चाहिए। तो आप जैसे ही वीडियो देखोगे उसी टाइम अगर आप कमेंट कर दोगे तो मुझे समझ आएगा, हाँ ये डाउट है, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अब अगर मैंने वीडियो आज सुबह 9 बजे अपलोड करी है, रात को 12 बजे 10 बजे कमेंट कर रहे हो, तब मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब मैं दूसरी वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, क्या पता मैं आधी वीडियो तब अपलोड बना भी चुका हूँ, है ना। तो इसलिए वीडियो अपलोड होने के स्टार्टिंग में 2-3 घंटे के अंदर आप कमेंट करते हो तो मैं जरूर आपके कमेंट को देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपने जो बोला होगा उसको समझाने का ट्राई भी करूंगा। क्लियर हो गया। बाकी इंडियन हिस्ट्री में जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब कि मॉडर्न इंडिया को हम कवर कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो होगी ही होगी, क्योंकि कुछ एग्जाम में एंशिएंट मेडिवल होती है, कुछ में नहीं भी होती है, लेकिन ये पोर्शन सभी एग्जाम में होने वाला है, इसलिए हम पहले हिस्ट्री को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब यूरोपियंस यहाँ पर आना स्टार्ट करा था उन्होंने, तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से ये बनता है कि सबसे पहले यूरोपियन कौन थे जो इंडिया में आए थे। सबसे पहले यूरोपियन जो इंडिया में आए थे वो पुर्तगाली थे, या फिर पोर्चुगीज बोल लो,
तो वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो पुर्तगाली ही थे, 1498 में इंडिया में आ चुके हैं। और सबसे लास्ट में जो गए थे वो भी पुर्तगाली ही थे, 1961 में यहाँ से गए थे। हालांकि 1948 में देश आजाद हो गया था, ब्रिटिश तो चले गए थे, लेकिन 1961 में जाके इन्हें भगाया गया था आर्मी की तरफ से, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे बाद जाने वाले, सबसे लास्ट में गए भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। तो सबसे पहले मैं पुर्तगाली यानी कि पोर्चुगीज के बारे में ही समझ लेते हैं। हुआ क्या था, आपको पता है इंडिया तो हमेशा से ही दान करता है, हमेशा से इंडिया अमीर रहा है, चाहे वो नॉलेज के टर्म्स में बोलो, चाहे वो पैसे के, चाहे सोने चांदी के टर्म्स में बोलो, इंडिया हमेशा ही अमीर रहा था। जैसे आज के टाइम पे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, कितना कुछ इंडिया से ही लिया गया, हालांकि मानो या ना मानो, फिर भी जैसे अगर हम पहले की बात करेंगे, सोना चांदी हो गया, स्पाइसेस हो गए, इंडिया में ढेरों ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। और ये इंडिया से लेने आते भी थे, लेकिन इशू ये था कि जब वो आते थे तो उन्हें या फिर ये सिल्क रूट लेना पड़ता था। आपको स्क्रीन में मैप भी दिख रहा होगा, आप देखो यूरोप या पुर्तगाल देख लो कहाँ पर है, ये अफ्रीका वगैरह, अरब वगैरह देख लो कहाँ पर है, इंडिया देखो कहाँ पर है, आपको देखने को मिल रहा है। अब वो ऐसे भी आ सकते थे, फिर सिल्क रूट से भी आ सकते थे इंडिया में, और आ भी रहे थे, लेकिन हुआ क्या था, अरब का वहां पर कंट्रोल था। जब अरब का उस एरिया में कंट्रोल हो गया, तो जब पुर्तगालियों को इंडिया में आना पड़ता था, जिस रास्ते से वो आ रहे थे उन्हें टैक्सेस देने पड़ रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जितना प्रॉफिट उन्हें चाहिए था। अब उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहां से इंडिया में आने के लिए उन्हें अरब को फेस ना करना पड़े, या वो वाला रास्ता ना लेना पड़े, उस रास्ते को एलिमिनेट करते जाए, हटा दिया जाए। उन्हें एक नया रास्ता चाहिए था जिससे उन्हें बिना टैक्स दिए ही इंडिया में एंट्री मिले, और उससे वो प्रॉफिट अच्छा खासा उनको कमा लेंगे वो। अब वो रास्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था, अपना शिप बिल्डिंग वगैरह अच्छे तरीके से स्टार्ट करा, नेविगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, कई तरह के स्कूल्स वहां पर बनाए गए, रिसर्च वगैरह करी गई, और इस तरह से वहां से निकले। तो जैसे एक टाइम पे कोपरनिकस कोलंबस की बात करें, वो निकले, लेकिन वो इंडिया आ नहीं पाए, वो दूसरी तरफ घूम गए, और वो कहाँ पहुंच गए थे? अमेरिका की तरफ पहुंच गए थे। तो अमेरिका का सी रूट किसने डिस्कवर करा था? कोलंबस ने डिस्कवर करा था। और हम बोलते हैं इंडिया के डिस्कवरी, इंडिया के सी रूट की डिस्कवरी किसने करी थी? वो वास्को ड गामा ने करी थी। वास्को ड गामा कौन था? पोर्चुगीज का था, पुर्तगाली था, पैसे कह सकते हो एक तरीके से, है ना। अब हुआ क्या, एलिमिनेट करना था सिल्क रूट को। तो राजा थे उस टाइम, किंग कौन था? मैनुअल वन उस टाइम पे किंग हुआ करते थे। अब इन्होंने सैंक्शन कर दी वॉयज कि तुम समुद्र के रास्ते से जाओ और इंडिया को ढूंढने का काम करो। क्लियर हो गया। अब वो जो सैंक्शन कर गया था वॉयज, उसमें वास्को डगामा को लीडर बनाया गया एक साइड का। 4-5 तरह की शिप्स भेजी थी, कहीं पे 3 होते, कहीं पे 4 शिप्स, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। उसमें से जो वास्को डगामा की थी उसका नाम था साउ गैब्रियल, ठीक है। अब 170 के करीब मैन थे टोटल वहां पे जो निकले थे ढूंढने के लिए कि रास्ता कौन सा सही रहेगा इंडिया में पहुंचने के लिए, किस तरह से इंडिया में पहुंचा जाए। तो आधे लोग तो स्कर्वी, जो डिजीज हम पढ़ेंगे साइंस वगैरह में, उसकी वजह से आधे तो उसी में बीमार पड़ गए थे, रास्ता इतना खराब हुआ करता था। अगर आपने किसी ने मूवीज देखोगे इस तरह की, जैसे रैग्नार वाली मूवी आपने देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा, वाइकिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरह से रास्ते में जब आपको दूसरी जगह जाना है तो किस तरह से सफर करना पड़ता है। तो वो मूवी अच्छी अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो, वाइकिंग वाली, ठीक है। तो आधे रास्ते तो स्कर्वी के कारण हालत खराब हो गई थी, लेकिन फाइनली जो भी है, वास्को डगामा की बात करें इंडिया तक वो पहुंच गया था ना। जो कोपरनिकस कोलंबस की बात करें वो अमेरिका चलेगा और वास्को डगामा इंडिया में एंट्री हो जाती है। ये सारी कहानी आपको समझ रही है, सैंक्शन करेगा, वास्को डगामा का लीडर बनाया गया। तो अकेले वास्को डगामा ऐसा नहीं कि अकेला वास्को डगामा पहुंचा था, और भी कई सारे लोग वहां पर साथ में थे, वहां पर जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, बस ये लीडर थे इसलिए नाम होता वास्को डगामा वाला। तो 1498 में इंडिया में एंट्री होती है। 1498 में कहीं पर आपको 17 मई देखने को मिलेगा, कहीं पे 18 मई, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको जो 20 मई डेट देखने को मिलेगी। तो 20 मई 1948 आपको याद करना है, एंट्री होती है इंडिया में, किसकी? वास्को डगामा की। लेकिन वास्को डगामा की हेल्प करी होती है किसी ने, बिना हेल्प के काम नहीं बन पाना था। और वो हेल्प किसने की थी? गुजराती थे जिसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद की हेल्प से वास्को डगामा जो है वो इंडिया तक पहुंच पाता है। वो केप रूट आप देख रहे हो, केप ऑफ गुड डाउन रूट देखे है ना, इस तरह से अफ्रीका के साइड से घूम के तो इंडिया में एंट्री करते हैं। तो वो रास्ता लेकर यहाँ पे इंडिया में पहुंचा, आपको मैप में देखने को भी मिल रहा होगा। ये याद रखना, नाम अब्दुल माजिद ने हेल्प करी थी। आगे चलते हैं। अब ये पहुंचते कहां पर है? अब इंडिया तो इतना बड़ा, इंडिया में कहां पर? नीचे की तरफ आप जाओगे कैलिकट वाले साइड में। कैलिकट में जो मालाबार कोस्ट है उस कोस्ट में एंट्री करी थी। और उस टाइम पीरियड पर वहां पर एक हिंदू रूलर हुआ करते थे। रूलर का नाम क्या था? जैमुरिन नाम था। हालांकि इतने आसानी से मुलाकात नहीं हुई थी, बट हाँ हो गई थी। तो जैमुरिन ने वेलकम करा था, ठीक है। अब ये आई एंट्री कब हुई यहाँ पे? मई 1948 की, 1498 की बात करो। जून का महीना यहाँ रुके, जुलाई का महीना, अगस्त मिडल में यहाँ से वापस निकल गए। कहाँ के लिए? यूरोप के लिए। मतलब लगभग 3 महीने का समय यहाँ पर इन्होंने बिताया था और यहाँ पे थोड़ा कामकाज किया था।
यहाँ से मसाले स्पाइसेस वगैरह लेके वहाँ पे जा रहे थे इस तरह से। और एक बात, एक बुक में तो ये भी पढ़ रहा था मैं, वहाँ पर लिखा हुआ था कि जब ये आया था पुर्तगाली की तरफ से वास्को ड गामा, जो कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहा था ना, तो कुछ लोग मतलब इस तरह से हैरान हो गए थे वो गिफ्ट देखे। वो कहते हैं इसमें सोना चांदी क्यों नहीं है, ये गिफ्ट क्या गिफ्ट लेकर आए, मतलब इंडिया में इतना सोना चांदी था कि गिफ्ट में सोना चांदी इस तरह से गिफ्ट क्या करते थे, आप मूवीज में भी देखते हो, शोज में भी देखते हो। तो वो इंडिया वाले हैरान थे कि यार ये वहां से आए तो ये क्या गिफ्ट लेकर आए बेकार से इस तरह से। हालांकि जो जैमूरिन थे वो खुश हो गए थे, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है हालांकि जो भी मिलेगा। तो पहली बार 1498 में एंट्री हुई थी, 3 महीने के बाद जब यहाँ से वापस जा रहे थे यूरोप के लिए, उस टाइम पे जब ये आए थे ना तो 60 टाइम्स प्रॉफिट अर्न करके गए थे। यहाँ पे लोगों को पहली बार कहीं पर जब 2 गुना प्रॉफिट हो जाए तो लोग बड़ा खुश रहते हैं। पहली बार रास्ते का भी नहीं पता और आने के बाद 60 टाइम्स प्रॉफिट अर्न करके गए, तो लगाओ हिसाब कितना इंडिया में उस टाइम इनको बेनिफिट दिख रहा था। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि वास्को ड गामा इंडिया में कितनी बार आया था। पहली बार तुमको समझ आ गया, तो वास्को ड गामा टोटल इंडिया में 3 बार आया था, पहले 1498, फिर दूसरी बार एंट्री आती है तब 1501 में भी आया था, उसके बाद 1501 में, पहले 1498 में, फिर 1501 में आता है। जब 1501 में उस टाइम कन्नौर में ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई जाती है, और उसके बाद तीसरी बार लास्ट टाइम जब एंट्री हुई थी 1524 में हुई थी, तब ये वायसराय बनकर भी आया था वास्को ड गामा, और इसी टाइम पीरियड पर डेथ भी इंडिया में ही हुई थी, कोचिन में डेथ हुई थी। ठीक है, ये होगी वास्को ड गामा की कहानी, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। पुर्तगालियों की एंट्री आपको समझ आई किस तरह से हुई थी। अब पोर्चुगीज के कुछ गवर्नर भी रहे इंडिया में, ये 3 नाम लूंगा, तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नर कौन थे पुर्तगालियों के, सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो सबसे पहले गवर्नर कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनके गवर्नर थे। टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509 तक। अब ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे। क्योंकि अभी तक तो समझ आ गया था नया रूट तो आ गया, लेकिन कहा कि नहीं रूट तो हमारा वही शॉर्ट वाला ना, जो वो वाला रूट है जो अरब में कंट्रोल किया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं अरब्स को यहाँ से हटा देते हैं। अगर हमने अरबों को भी हटा दिया तो हमें और प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कौन सी पॉलिसी लेकर आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू मतलब पानी का रंग ब्लू था ना, इस तरह से करके, तो ब्लू वाटर पॉलिसी कि पानी में कंट्रोल करना है, वो जो कंट्रोल है अरब से छीन के अपने पास रखना है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम करना, और उसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का। अब ये टाइम इतना इनफ रहने वाला है। फिर सेकंड गवर्नर कौन आता है, अल्फोंसो दी अल्बकर जो है वो सेकंड गवर्नर आता है। अब देखो ये सब कुछ आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर कई तरह के बुक्स में ऑलरेडी कई बार मैं अपलोड कर चुका हूँ, कई तरह के नोट्स भी वहां पर अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इसको नोट डाउन करते जाओ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर वहां पे मिलेगी बुक्स में वो भी ऐड करते जाओ, बट नोट्स बनाते जाओ। ये एक बार सारे नोट्स बना दोगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अल्फोंसो दी अल्बकर क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, चाहे ब्लू वाटर पॉलिसी आ गई थी, लेकिन जो आप कहते हो ना सही पकड़ बनी थी पुर्तगालियों की, वो इसी टाइम पीरियड पर बनी थी। और अगर किसी को एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगालियों का इंडिया में, कि एक्चुअल फाउंडर कौन था पोर्चुगीज का पुर्तगालियों का, तो वो अल्फोंसो दी अल्बकर ही था। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फ्रांसिस्को याद रख लेना, FRANCISCO फ्रांसिस्को, और अल्फोंसो ALFONSO अल्फोंसो, ये 2 नाम याद रखना, फ्रांसिस्को अल्फोंसो, पहला गवर्नर ये दूसरा गवर्नर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल फाउंडर कौन है पुर्तगालियों का, जो सेकंड गवर्नर था अल्फोंसो दी अल्बकर, यही एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। और 1510 में इसी टाइम पीरियड पे तो गोवा को कैप्चर करा था, जिसकी वजह से सबसे इंडिया में लास्ट में निकले थे ये। तो गोवा की कैप्चर कब करा गया था, 1510 में गोवा को कैप्चर करा था। फिर थर्ड गवर्नर नीनो दी कुना, 1529 से 38 तक का टाइम है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर अभी तक कैपिटल क्या बनाई हुई थी, अभी तक कोचिन को कैपिटल बना के रखा हुआ था, लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जब कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर दी। कैपिटल कहाँ पहुंचा दी, कोचिन से गोवा में शिफ्ट कर दी। अब इनकी कैपिटल क्या है, गोवा। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी इन्होंने काम करना है वो सब कुछ उसी जगह से होगा, जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो सारा वहीं से होने वाला है। अब जितना भी काम काज होगा सही तरीके से, ऑफिशियल्स बैठेंगे वो कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे। तो कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करते, गोवा में। और ये हुआ कब था, 1530 में हुआ था। अब ये इंडिया से तो लेके जा रहे थे, लेकिन इंडिया को क्या क्या देके गए थे वो समझना भी बड़ा जरूरी है, वो भी समझ लेते क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन बनते। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो पुर्तगाली आए थे तो यहाँ पर इंडिया में क्या क्या देकर गए वो भी आपके लिए समझना जरूरी है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है वो भी देख लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे उससे पहले ट्रेडिंग स्टेशन के बारे में आपको नहीं बताया, वो बता देता हूँ। जब ये इंडिया मैरिनेट में ट्रेडिंग स्टेशन स्टैब्लिश करना स्टार्ट करे थे, जो पहले ट्रेडिंग स्टेशन बोलो फैक्ट्री की टर्म्स में बात करो वो कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई,
कैलीकट में। टाइम कौन सा था, 1500 का टाइम पीरियड था जब कैलीकट में उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। उसके बाद फिर कन्नौर में करी थी 1501 में, फिर कोचिन में करी थी 1503 में। और ये जो कोचिन में 1503 में करी थी, ये अल्फोंसो दी अलबकर ने करी थी, जो कि सेकंड गवर्नर हुआ करता था। अभी मैंने आपको बताया वो तो आया ही बाद में था, 1503 में तो वो यहाँ पे था ही नहीं, गवर्नर तो वहाँ पे था ही नहीं, तो कैसे उसने स्टैब्लिश कर ली। वो उस टाइम पीरियड पर गवर्नर ही नहीं था, लेकिन वो इंडिया में था उस टाइम पे, प्रेसिडेंट था, चाहे वो गवर्नर नहीं था लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट था। और ये इस कंपनी फैक्ट्री उसी ने स्टैब्लिश करी थी, अल्फोंसो दी अलबकर ने, कोचिन वाली। तो फिलहाल ये ट्रेडिंग स्टेशन कहाँ कहाँ स्टैब्लिश के, मेन आपको वो समझ आ गया, कहाँ फैलते कि वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन करा, इंडिया को पोटैटो के बारे में नहीं पता था। पोटैटो इंडिया में कौन लेकर आया, ये पुर्तगाली ही लेकर आए थे। टोमेटो, टमाटर की बात करो, हमारे इंडिया में नहीं पता था टमाटर के बारे में, आज टमाटर के बिना खाना ही नहीं बनता, चाहे 200 रुपये किलो हो जाएगा। तो टोमेटो कौन लेकर आया था, टोमेटो पुर्तगाली ही लेकर आए थे। पाइनएप्पल या तंबाकू की बात करो, तंबाकू भी पुर्तगाली लेकर आए थे। पाइनएप्पल पुर्तगाली लेकर आए थे। रेड चिली, आज को बोलते हैं मिर्ची, भाई के बिना खाने का मन नहीं करता, ये मिर्ची कौन लेकर आए थे, पुर्तगाली लेकर आए थे। तो ये सब कुछ आप लोगों को तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, जिन लोगों को टमाटर के बिना खाना नहीं खाया जाता है, चिल्ली के बिना खाना नहीं खाया जाता। शिप बिल्डिंग का काम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना खतरनाक सिस्टम उन्होंने बनाया था, तो शिप बिल्डिंग का सिस्टम भी इंडिया में उन्होंने लाया था। पहले प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लेकर आए, पुर्तगाली ही लेकर आए थे। कैथोलिक डिजाइन चर्च का इंडिया में किसने लाया, पुर्तगाली ने ही लाया, क्योंकि इनका पर्पस जहां भी रहा सिर्फ यही नहीं रहा था कि हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। पहली बात तो ये यूरोपियंस कभी भी यहाँ पर इस पर्पस से आए ही नहीं थे कि हमने इंडिया में हुकूमत करनी है। वो इस पर्पस से आए थे कि ट्रेड करना है, वहां का जो रॉ मटेरियल अपने वहां पर लेके जाना है, वो प्रॉफिट कमाना है, मेन ये था उनका पर्पस वगैरह। लेकिन दूसरा पर्पस एक और था, वो था जैसे कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च की मैं बात करूं, दूसरा पर्पस ये था कि क्रिश्चियन जो धर्म है, जो क्रिश्चियन रिलीजन की बात करेंगे, उसे प्रोपोगेट करना, उसे फैलाना है ना, उसका प्रचार करना, आप इस तरह से कह सकते हो। ये भी इनका पर्पस हुआ करता था, सभी का पर्पस हुआ करता था ये। तो ये दो मेन पर्पस थे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस था ट्रेड करना इंडिया से, यहाँ का रॉ मटेरियल वहां पर लेके जाना, ये आपको समझ आना चाहिए। आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ बोलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, यहाँ बोलेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से बोलेंगे। मैं पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मतलब इंडिया ईस्ट में आ रहे, साइड आ रहे, तो वहां पे जाके कंपनी बना रहे हैं, इसलिए हर एक के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम लग रहा है। लेकिन आप देखो, मैंने आपको पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ये आए 1498 पे। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन वो कब बनी, वो 1628 में जाके बनी। तो वो आए 1500 में, लेकिन कंपनी 1628 में बनी, क्योंकि उनको पता डच भी हैं, किस तरह से वो कंपनी बन के काम कर रहे हैं, या ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं, वो उनके तरीके से काम करने के लिए, हालांकि बड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हाँ फिर भी 1628 में जाके इन्होंने ये कंपनी बनाई थी, इसीलिए कंपनी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। और ये इनका लोगो हुआ करता है कंपनी का कुछ इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, पुर्तगालियों का जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे यूरोपियंस, ये सारे यूरोपियंस है, चाहे सारे यूरोप के अंदर रहते हैं, पुर्तगाली बोलो चाहे डच बोलो। अब डच जो है वो आज के टाइम पे नीदरलैंड्स कहा जाता था, उस टाइम पे डच कहा जाता था। अब डच भी यहाँ पर आए थे, कब आए थे, 1602 में आए थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फॉर्मेशन कब होती है, 1602 में, क्योंकि उनकी कंपनी थी 1602 में। और जैसे यहाँ पे हमने कहा था आपको कि पुर्तगालियों के बारे में पहला बंदा जो यहाँ पर आया था वो वास्को डगामा था, जिसने सी रूट से डिस्कवरी करी थी। इनके तरफ से भी कौन था, कॉर्नेलिस दी हॉटमैन यहाँ पे हुआ करता था। ये क्या था, ये पुर्तगालियों के टाइम पे भी यहाँ पर था, लेकिन ये एक तरह से जासूस था, जासूसी किया करता था, यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर पहुंचाई, और इस तरह से वो भी यहाँ पर आराम से आ सके थे। क्लियर हो गया ये वाला नाम। अब आगे चलते हैं, इनकी जो कंपनी का सही नाम था, ऑफिशियल नाम था, वो था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी तो है ही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स बोलो, आज के टाइम पे जो ऑफिशियल नाम है वो इस तरह से रहता है। इनका जो लोगो है वो इस तरह से देखने को मिल रहा है, VOC, ये तीनों ही अल्फाबेट से एक एक वर्ड सामने निकलता है, जो कि मेरे को समझ नहीं आता क्या है वो, तो बस हाँ ये लोगो इस तरह का रहता है। 20 मार्च 1602 को इनकी फॉर्मेशन हुई थी, और किसके द्वारा बनाई गई कंपनी, ये जॉन वेन ऑल्डरन बेरनेवल्ट करके नाम आपको देखने को मिल रहा है। जॉन वैन याद करना तभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये डच की बात करूंगा, यही वो थे जिन्होंने वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश कर रहा था जब ये कंपनी यहाँ पर लेकर आए थे। तो वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो किसने एस्टेब्लिश करा था, वो भी इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच वालों ने एस्टेब्लिश करा था। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, ये जब इंडिया में आगे 1602 में, पहले ये आए थे, फिर ये आए, फिर ये नहीं आए थे, लेकिन मैं आपको डच फिर ब्रिटिश आए थे 1600 में, लेकिन 1602 में ये आए थे।
इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में बनाई थी 1605 में, जो कि आंध्र प्रदेश आप कह सकते हो। तो पहली फैक्ट्री जो है डच की वो कहाँ पे बनी? मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में बनती है। और इनके टाइम पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ वो सिलोन यानी कि श्रीलंका की बात करेंगे आज के टाइम पे। उन्हें पुर्तगालियों से एक छीन लिया था, कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसने? डच की बात कर रहे हैं। और कब की बात है? 1656 की बात है। हालांकि इनका जो मेन पर्पस था वो इंडोनेशिया जैसी जगह पे जाना था, वहां पे ट्रेड वगैरह करना था, लेकिन यहाँ पर भी कर रहे थे। हालांकि बाद में हट भी गए थे लड़ाई वगैरह करने के बाद, वो आपको आने वाले टाइम पर समझ आएगा। स्पाइसेस कई तरह के मसाले वगैरह हो गए, या इंडिगो नील की बात करो जो कपड़े डाई वगैरह करते हैं, इंडिगो का ट्रेड कर रहे थे। सिल्क हो गया, ये कॉटन, अफीम, टेक्सटाइल, ब्लैक पेपर। उन्होंने इंडिया में जब आए गोल्डन कॉइन्स भी स्टार्ट करे थे, पेगोडा कॉइन्स के नाम से जाना जाता था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पेगोडा कॉइन्स के ऊपर। तो डचेस ने गोल्डन कॉइन्स स्टार्ट करे थे बनाना, जिसको नाम पेगोडा कॉइन्स कहा जाता था। तो इस तरीके से आज जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब यूरोपियंस यहाँ पे आ रहे थे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस भी बोल सकते हो, उसमें दो बड़े, एक पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा और एक डचेस के बारे में पढ़ा। अब हमने किसके बारे में पढ़ना है? इसके बाद ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है और फ्रेंच के बारे में पढ़ना है। समझ गए? सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली गए। जो सबसे लास्ट में आए थे यूरोपियन वो कौन से थे? वो फ्रेंच में थे। पुर्तगाली जो हैं वो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, लेकिन जो सबसे लास्ट में आए वो फ्रेंच वाले थे। तो फ्रेंच वाले हमने पढ़ने हैं और साथ साथ ब्रिटिश हमने पढ़ने हैं। ये दोनों हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल आज हिस्ट्री का इतना पोर्शन एंड करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में जो हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर रहने वाला है वो है लैटर सीरीज वाला। अगर आप टॉपिक नाम लिखना चाहोगे लैटर सीरीज लिखना, कोडिंग डिकोडिंग मत लिखना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो लैटर सीरीज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लैटर सीरीज क्योंकि बेसिक 0 लेवल से करवाना है, तो पहले इन शॉर्ट थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको ये याद करवाने के लिए किस तरह से याद करना है। अगर आपने पहले से याद करो, थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर लेना, 2-3 मिनट की वीडियो स्किप कर लेना आगे, ठीक है। तो देखो ये ए कौन से नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, टी 20 नंबर पे आता है। ये कैसे याद रखना है क्योंकि टाइम आपको बचाना है। सबसे पहले ये सीक्वेंस याद करो, ई ज्योति मतलब ईमेल करना है ज्योति को, JOTY बन गया ज्योति, ई से बन गया ईमेल। ईमेल करना है ज्योति को, ठीक है। तो कैसे करोगे? ई 5 नंबर पे आता है, जे 10th नंबर पे, O 15, T 20, Y 25, 5, 10, 15, 20, 25 और क्या है? ईमेल करना है ज्योति को। ये अगर आपको कहानी समझ आ गई, हम यहाँ पर चलते हैं। देखो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, डी फोर्थ नंबर पे, ई फिफ्थ नंबर पे। ये तो बंदा वैसे ही ABCDE करके 5 तक याद कर लेता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ कितने नंबर पे आता है? एफ 6 नंबर पे आता है। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ कि फिटनेस के लिए बंदे को दिन में 3 बार की जगह 6 बार खाना खाना चाहिए। इंटरवल में खा लो लेकिन 6 बार खाना खाओ, 3 बार मत खाओ। तो फिटनेस के लिए कितनी बार खाना खाना है? 6 बार खाना खाना है। इस तरह से याद कर सकते हो। तो जी में देखो, जी में क्या है? कुछ इधर कुछ 7 सा बनता है ना, तो जी में 7 बनता है, तो जी 7th नंबर पे आता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो जी क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। या फिर जी में नीचे 7 बनता है, वैसे भी कर लो, या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जैसे मर्जी याद करो। एच कितने नंबर पे आता है? एच 8th नंबर पे आता है ना। इसको देखो, अगर एच को मैं यहां से भी बंद कर दूं, यहां से भी बंद कर दूं, कुछ 8 की तरह दिखता है। तो एच किसकी तरह दिखता है? एच जो अगर मैं ऊपर से बंद कर दूं एच को, तो एच 8 की तरह दिखता है। देखो आई हम ऐसे भी लिखते हैं ना, आई 9 की तरह दिखता है। आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, आई 9 की तरह दिखता है। अब अपने ये पढ़ता है ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। तो जे तो इजोटी वाली ट्रिक से जे याद होगा, 10वें नंबर पे आता है। अब जम्मू कश्मीर, जे के क्या मतलब होगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू के साथ कश्मीर तो आएगा ही आएगा। अगर जम्मू 10 नंबर पे आया है तो कश्मीर 11 नंबर पे आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया। L12, L12 राइम करता है, L12 राइम करता है। M से बनता है मेरा, M से बनता है मेरा, ये बन गया तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ठीक है। हालांकि मेरा तेरा करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तेरा यहाँ पे करना जा रहा है, तो फिर बचपन से ही सिखाया गया मेरा तेरा, तो हम क्या करेंगे आगे। आगे चलते हैं। एन आता है 14 नंबर पे। नवंबर 14 क्या होता है? चिल्ड्रन डे। N14 नवंबर 14, क्योंकि ये ABC बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, तो चिल्ड्रंस डे सबसे बेस्ट रहेगा। नवंबर 14 को चिल्ड्रन डे होता है। अब इजोटी वाली ट्रिक से आपको पता है O 15 नंबर पे आता है, तो O के बाद P आता है, P 16 नंबर पे आ जाएगा। क्यू उसको 17 नंबर पे, पी क्यू, अब हम PQRS, तो PQ हमेशा साथ में आता है ना,
तो P16 तो क्यों 17 नंबर पे आ जाएगा। R 18 नंबर पे आता है। राइट, R मीन्स राइट, राइट टू वोट, वोट का राइट आपको कब मिलता है, जब आप 18 साल के हो जाते हो। R का मतलब क्या है, राइट, राइट टू वोट कब मिलता है आपको, जब 18 साल के हो जाते हो। क्लियर हो गया। अब ऐसे याद करने के पहले टी देखते हैं। टी20 मैचेस होते हैं, आपको पता है T20 मैचेस होते हैं ना, T20 मैचेस होते हैं, फिर T20 वहां से भी कर सकते हो। और एसटी कैटेगरी आपको पता है, एससी कैटेगरी होती है, एसटी कैटेगरी भी होती है। अब देखो एसटी कैटेगरी में टी आ रहा है, अगर T20 नंबर पे आ रहा है तो उससे पहले एस है, तो S19 नंबर पर आता होगा। इस तरीके से आपने एसटी भी कर लिया। एस आ गया 19 नंबर पे, टी आ गया 20 नंबर पे। U21, यू मतलब यू लड़कों को बोलो तुम 21 साल के हो गए हो, अब शादी कर सकते हो। वो अलग बात है, अभी नौकरी मिली नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, ट्रिक तो बनानी है। U21, तुम 21 के हो गए, तुम शादी कर सकते हो, हालांकि बात मानना नहीं। आगे वी मतलब विक्ट्री, वी मतलब विक्ट्री है ना, विक्ट्री। भाई, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, 22 को भाई बोलते हैं, भाई से बोलते हैं भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, तो वी से विक्ट्री, भाई भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, तो यहाँ से इस तरह से कर लेना। डब्ल्यू में देखो ऊपर 2 कॉर्नर है और नीचे 1 2 3 कॉर्नर है, तो 23 नंबर पे आ गया। एक्सरे कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल में, 24 घंटे खुले होते हैं। तो वाई जेड तो आसान हो गया, 25 26 लास्ट में है, 26 ही लेटर है, तो इस तरीके से आपने याद कर लिया। एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं, ABCD आपको पता था, ई वैसे भी पता था, F फिटनेस के लिए 6 बार खाना खाओ, G 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, H 8 की तरह दिखता है, I 9 की तरह दिखता है। JK की बात की, J 10वें नंबर पे आता है, तो जम्मू कश्मीर है, तो अगर जम्मू 10 पे आया तो कश्मीर 11 नंबर पे आ जाएगा। फिर L12 राइम कर रहा था, M से मेरा तेरा, मेरा तेरा नहीं करना चाहिए लेकिन मेरा तेरा यहाँ पर हो रहा है। फिर N14 नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे होता है। फिर जोटी वाली ट्रिक में O आ रहा था, फिर O के बाद P क्यों आता है, तो 16 17 तो वो हो गया। आ रहा था राइट, राइट टू वोट 18 साल की उम्र में मिल जाता है। फिर एसटी कैटेगरी आपको बताई, T20 मैचेस होते हैं, तो S19 नंबर पे आ जाएगा। UR21, तुम शादी कर सकते हो, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए। उसके बाद हम कहाँ पर आए थे, डब्ल्यू पे 2-3 कॉर्नर आपको दिखा थे, 23 नंबर पे आ गया था। एक्स तो हॉस्पिटल में होता है, Y25 Z26। तो ये आपने बड़े मजे से बड़े आराम से याद कर लिया। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। इसको अगर नहीं किया हो याद पहले कभी, तो इसको याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लेटर सीरीज में भी काम आएगा, या आपको नंबर सीरीज में भी काम आएगा, या आपको सॉरी एनालॉजी में भी काम आने वाला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब एक तो उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको रिवर्स वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। रिवर्स मतलब कैसे, जैसे स्टार्टिंग में एबीसी में ए आता है तो लास्ट में जेड आता है, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे बी आता है, लास्ट से सेकंड नंबर पे वाई आता है, स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे सी, लास्ट से थर्ड नंबर पे एक्स, स्टार्टिंग से फोर्थ नंबर पे डी, लास्ट से फोर्थ नंबर पे डब्ल्यू, इसको बोलते हैं रिवर्स। ये रिवर्स भी आपको सारे पता होने चाहिए। तो ए का रिवर्स जेड है, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स डब्ल्यू है, ई का रिवर्स वी है, एफ का रिवर्स है यू, जी का रिवर्स है टी, एच का रिवर्स है एस, आई का रिवर्स है आर, जे का रिवर्स है क्यू, के का रिवर्स है पी, एल का रिवर्स है ओ, एम का रिवर्स है एन। इसको याद करने का तरीके, 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो तब काम आएगा जब आपको इनकी नंबरिंग अच्छे से याद होगी ना, फिर आपको किसी दूसरे तरीके की जरूरत भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, इतना याद रखना, ये जो अपोजिट पेयर है इनका जो सम है, इनका जो सम है वो हमेशा 27 के बराबर आएगा। इनका जो सम है वो हमेशा 27 के बराबर आएगा। जैसे ए फर्स्ट नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, 26 और 1 कितना हो गया, 27 हो गया। के 11 नंबर पे आता है, ई 16 नंबर पे आता है, ऐड करो 27 आ जाएगा। ई 5 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, सम करो 27 बन जाएगा, है ना। अब आपको मान जो रिवर्स आपको पता ही नहीं थी, आपको इतना बोल दिया एफ, एफ का रिवर्स क्या होगा आपको पता है, एफ 6 नंबर पे आता है और मुझे 27 बनाना है, तो 6 में मैं 21 ऐड करूंगा तभी 27 बनेगा, और 21वें नंबर पे यू आता है। एक तरीका ये समझ आ रहा है। या जी आपको या फिर टी आपको बोलते हैं, टी 20वें नंबर पे आता है, आपको पता है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स के लिए मुझे 27 बनाना है, 7 की कमी पड़ रही है 27 बनाने के लिए, 7वें नंबर पे जी आता है, तो टी का रिवर्स जी हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। एक तो आप ये सम वाला कंसेप्ट लेके चल सकते हो, आपको रिवर्स कभी भी निकालने, इसलिए जरूरी क्या है, आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, आपको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ए और जेड तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी वाई भी आसान है, फिर भी बी ओ वाई बॉय वर्ड लेकर हम चलते हैं, ये बी और वाई रिवर्स हो जाएंगे। सी एक्स की हम बात करते हैं,
हम बोलते हैं क्रैक्स, क्रैक्स सी और एक्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। डी डब्ल्यू की बात करते हैं, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डी और डब्ल्यू रिवर्स हो गए। ई और वी की बात करते हैं, आप यहाँ पे बड़ा कुछ बना सकते हो, अपने से भी बना सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का नाम कुछ भी बना लो। इवनिंग बन गया। ई और वी रिवर्स होते हैं, इवनिंग आपको याद रखना है, ईव आपको याद रखना है, जो आपको ठीक लगता है। एफ यू में फन बना दो, फालतू बना दो, जो आपको आसान लगता है। तो एफ और यू क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जीटी में क्या बनता है, जीटी रोड बन गया ना, जीटी रोड आपने नाम सुना होगा, तो जीटी रोड बन गया। गुजरात टाइटंस बन गया, जो आपको ठीक लगता है वो बना दो, रिवर्स बना दो। एच एस में क्या बनता है, हरभजन सिंह बन जाता है ना, हरभजन सिंह बन जाता है। आप कुछ भी बना लो, हाई स्कूल, हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी, कुछ भी आपको बना दो। आई आर से इंडियन रेलवेज बोलते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बोलते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो बनाओ। जे क्यू से क्या बनता है, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन, ठीक है। के पी से क्या बनता है, कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा। एल ओ से तो बड़ा आसान है, लव, इसे आसान कुछ है ही नहीं है। देखो लव में दो आ गए, एल ओ भी रिवर्स होता है और वी और ई भी रिवर्स होता है, ये तो दोनों काम, लव ने तो दो काम आसान कर दिए हमारे। एम एन लास्ट में मन बना दो, है ना, एम एन, मन, इस तरह से बना दो। तो सारे रिवर्स भी आपने यहाँ पर याद कर लिए। अब जब आपने रिवर्स भी याद कर लिए, इनकी नंबरिंग भी याद कर ली, आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, और हो सकता है कि 2 ही वीडियो में टॉपिक खत्म हो जाएगा, 3 वीडियो में भी खत्म हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन में लिखते रहूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अगर आप किसी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन में लिखूंगा, आपने ट्राई करना है इसको, क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पे थोड़ी इमेज ब्लर बन रही है, इस तरह से बना हुआ है, Z है, फिर X है, उसके बाद V है, फिर T है। आपको बताना है इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर पहले Z की बात करेंगे। Z हमारे पास आता है 26 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे। हमें नंबरिंग याद करिए, हमारे लिए बड़ा आसान बन गया है। ऐसे डिफिकल्ट हो सकता था, नंबरिंग से आसान बन गया। सबकी नंबरिंग मैंने कर दी। ये 26 नंबर पे 24, 22, 20, क्या पैटर्न बन रहा है, दो स्टेप पीछे जा रहे हैं। 26 पे 24 के, 24 से 22, 22 से 20, आगे कहाँ पे जाएंगे, 18 नंबर पे। और 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे R आता है, राइट टू वोट 18 में आता है, तो R हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हो गया लेटर सीरीज का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करने, जैसे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है D4, फिर लिखा है F6, फिर लिखा है H8, फिर लिखा है J10। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा वो आपको पहचानना है। तो ये भी कवर कर लेते, ये भी आसान है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो ये कैसे कवर करेंगे, D4, D कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे ही आता है, F 6th नंबर पे ही आता है, H तो 8th नंबर पे ही आता है, J तो 10th नंबर पे ही आता है। 4, 6, 8, 10, 12, 12वें नंबर पे क्या आता है, L12 आपको बोला था। तो सीक्वेंस समझ आ गई ना, 4, 6, 8, दो बढ़ा था 10, 10 के बाद 2 बढ़ा दिए 12। जिस प्लेज नंबर पे वो अल्फाबेट आता है वही हमने साथ में लिखा हुआ है, वही हमने साथ में लिखा हुआ है, वही हमने साथ में लिखा हुआ है। तो L12 इस तरह से आंसर आ जाएगा। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है B, फिर है E, H, K, N, आगे 2 क्वेश्चन मार्क हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स बताना कि 2 ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा। B, E, H, K, N और आगे 2 तरह की ब्लैंक आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो B आता है 2nd नंबर पे, E आता है 5th नंबर पे, H आता है 8th नंबर पे, K आता है 11th नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 में 3 ऐड कर रहे हैं, 5 में 3 ऐड किए, 8 में 3 ऐड करेंगे तब भी 11 आएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे तब भी 14 आएगा, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। 17 में 3 ऐड करूंगा 20, और 20वें नंबर पे क्या आता है, T आता है। तो Q और T हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बस अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर करते रहो, क्योंकि ये इसी तरह की क्लासेस में आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ और लेवल अच्छा भी ले जाना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में पहले बेसिक कंसेप्ट तो कवर करे जाएं एक बार, और जितने भी टॉपिक में आपको कवर करवा रहा हूँ
इन सभी की वीडियोस पहले भी बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी कई तरह की यूट्यूब चैनल पर इसी पर, जैसे रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट है, क्लास 4 की रीजनिंग की अलग है, VLW की अलग है, SI की अलग है। तो रीजनिंग प्लेलिस्ट में किसी भी टॉपिक को और अच्छे से कवर करना चाहते हो वहां पे जाके कवर कर सकते हो। मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, फिर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट, हर तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिटेल में कवर करना चाहते हो टॉपिक को वहां पे जाके और कवर कर सकते हो। बाकी आपने काम करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में क्या है, वहां पर जब आप फाइल्स वाले सेक्शन पर जाओगे, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पे फाइल्स वाले सेक्शन देखने को मिलेगा। उस फाइल्स वाले सेक्शन में कई तरह की बुक्स अपलोडेड हैं, कई तरह के नोट्स अपलोडेड हैं। आप उन्हें डाउनलोड करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको ओपन करो, बुक्स को देखो। स्लाइड के चैप्टर पढ़ाया, जितना मैंने पढ़ाया उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, अपने नोट्स में ऐड करो। लेटर सीरीज करा रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो वहां पे जाके, इससे आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका रहने वाला है। और दूसरी बात, जितना भी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, अब क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने आप में से सीरियस हो या नहीं हो, लेकिन जितना भी मैं कवर करवा रहा हूँ उसके टेस्ट लेने के लिए, जैसे आज मैं आपको जितना भी टेस्ट, जितने भी टॉपिक करवाए, इसका आज एक टेस्ट अपलोड होगा, वो होगा एप्लीकेशन पर। तो देखो वो उसमें प्राइस रखा गया, प्राइस इसलिए ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वही वहां पर जाए। प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 99 रुपीज वहां पे प्राइस रखा गया है। ये 99 रुपीज में आपकी मर्जी है, आपको परचेज करना करो, नहीं करो नहीं करो, उसमें सिर्फ रहने के वाला वो समझ लो। जितना भी आपको आज पूरे दिन में पढ़ाया जाएगा, जैसे रीजनिंग का पढ़ाया, मैथ का पढ़ाया, साइंस का पढ़ाया, हिस्ट्री का पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, इन सब का जो भी आज पढ़ाया हुआ, इन सबका वहां पर टेस्ट रखा जाएगा, ये देखने के लिए जितना आपने पढ़ा है कि आपको वो समझ भी आया है। और जब आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे वहां पर आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, आपको पता लगेगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, आपको पता लगेगा मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कितना समझ आ रहा है, वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं और मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, मेरी रैंकिंग कहाँ पर है, मेरा लेवल क्या है, मुझे कितना इंप्रूव करना है, वो सब कुछ आपको वहां पर समझ आएगा। सिर्फ 99 रुपीज का है। और वहां पर जो जो पढ़ाता जाऊंगा मैं, डेली बेसिस पे वहां पर टेस्ट ऐड होते जाएंगे। आप आज ये वीडियो देख रहे हो, 10 दिन के बाद आपको चेक करना, मुझे पहले दिन वाला याद है भी नहीं है, फिर से जाओ, फिर से टेस्ट अटेम्प्ट करो, फ्रेश टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको पता लगेगा। इस तरह से कोई रिवीजन भी होती जाएगी और यहाँ पर कितने सारे आपके MCQ बन जाएगा। आप ये समझ लो, अगर एक दिन में 20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन भी, 10 दिन में 200 क्वेश्चन आपके वैसे ही बन जाएंगे। 200 क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वहां से तैयार हो जाएंगे। तो कितना बेनिफिशियल आपको जाने वाला है, तैयारी आपकी बूस्ट होने वाली है। तो वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपकी मर्जी होगी तो। अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने में लिख रहा हूँ, N लिखा हुआ है, फिर O है, फिर Q है, फिर T आपको देखने को मिल रहा है, फिर X, फिर C, फिर आगे एक ब्लैंक है। इस एक ब्लैंक में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो नंबरिंग लिख लेते हैं। N आता है 14 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, X 24 नंबर पे। अब C कौन सा नंबर पे आता है? ऐसे देखा जाए C तो 3rd नंबर पे आता है, लेकिन XYZ की टर्म्स में देखा जाए तो Z आता है 26 नंबर पे। Z के बाद दोबारा A आता है, तो A को हम फर्स्ट नंबर भी बोल सकते हैं, 27वां नंबर भी बोल सकते हैं। B को हम सेकंड भी बोल सकते हैं, 28 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद दोबारा A आएगा, फिर ये आएगा। उसी तरीके से C को हम क्या बोलेंगे, 29 बोल देंगे, तो C 29 नंबर पे आता है, या फिर आप बोलो 3rd नंबर पे आता है, जो मर्जी बोलो, है ना। ये इस बात का ध्यान रखना, ये भी बड़े काम आता है एग्जाम में। अब देखो पहले क्या हुआ है, +1 किया हुआ है, 14 में एक ऐड किया 15, फिर 15 में 2 ऐड करेंगे तभी 17 आएगा, 17 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 20 आएगा, 20 में 4 ऐड करेंगे तभी तो 24 आएगा, 24 में 5-6 ऐड करेंगे तभी तो 29 आएगा। तो पहले 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब मैं क्या ऐड करूंगा, 6 ऐड करूंगा। वो चाहे 29 में करो चाहे 3 में करो, तो 3 में 6 ऐड करें 9। 9th नंबर पे क्या आता है, आई आता है, तो आई हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। वहां पे लिखा हुआ है A, फिर है E, फिर है C, G, E, I, और नेक्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको ये बताना है। अब देखो ये कैसे कवर करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर कि A की बात करेंगे, A फर्स्ट नंबर पे आता है, A 5th नंबर पे आता है, C 3rd नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे आता है। देखो एक नंबर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, जब ऐसा हो रहा था ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट पैटर्न। आपको क्या करना होता है, एक स्टेप छोड़ के जाना होता है। देखो यहाँ पे 5वें नंबर पे 9वें नंबर पे ना, पहले 1 से गए 3, 3 से 5, फिर 1 छोड़ के आगे क्या आ जाएगा 7। 7th नंबर पे क्या आता है, G आता है। अगर यहाँ पे भी कोई ब्लैंक होती तो यहाँ से मैं जाता, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9,
9 में 2 ऐड करूँ 11, 11वें नंबर पे क्या आता है, के आता है। समझ रहे हो, जब नंबर ऊपर नीचे हो रहे हो तो अल्टरनेट पैटर्न होता है। कई बार आपको एक से डायरेक्ट तीसरे पे जंप करना होता है, फिर तीसरे से डायरेक्ट पांचवें में जंप करना होता है। तो इन बातों को भी ध्यान देना है, क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करता है किस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो आप या किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, और भी क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी समझ होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखूंगा, देखो यहाँ पर लिखा हो इस तरीके से, पहले डी एफ है, उसके बाद लिखा हुआ आई के, फिर लिखा हुआ एन पे, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो दो तरीके हैं, जैसे मेरे से आपको ठीक लगता है आंसर सही आना चाहिए। डी आता है फोर्थ नंबर पे, पहला लेटर लेके चलो, इसका पहला डी है, इसका पहला आई है, आई आता है 9th नंबर पे, इसका पहला एन है, एन आता है 14th नंबर पे। समझ गए हो? तो देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट चल रहा है, 4 में 5 ऐड करेंगे तब भी 9 आएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे तब भी 14 आएगा, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। यहाँ का जो पहला लेटर है वो 19वें नंबर पे आना चाहिए, और 19वें नंबर पे क्या आता है, एस आता है। अब देखो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बताऊं तो ए ऑप्शन में है क्यू आर, बी ऑप्शन में है एस यू, सी ऑप्शन में है एम ओ, डी ऑप्शन में है टी और वी। समझ गए हो? ये सब कुछ आ गया ना कि पहला लेटर तो एस आने वाला है, एक ही ऑप्शन तो जो ऐसे स्टार्ट हो रहा था, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरीके से एग्जाम में 3-3 लेटर 4-4 लेटर वाले भी आते हैं, तो उसमें या तो पहला लेटर चेक करो, लास्ट लेटर के कोडिंग चेक कर लो, वहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए पूरा पूरा करवा रहा हूँ आपको। जैसे आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है डी ए बी, डी ए बी, फिर लिखा हुआ है जैसे जी डी ई, जी डी ई, फिर लिखा हुआ है जे जी एच, फिर आपको पता है नेक्स्ट लेटर कौन सा हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन भी बताता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको आसानी हो जाएगी चेक करने में करेक्ट आंसर क्या और कितने किस तरह से ऑप्शन की हेल्प लेनी है। ऑप्शन नंबर ए में कहा हुआ है एम जे के, ऑप्शन नंबर बी में कहा हुआ है एल आर एस, ऑप्शन नंबर सी में कहा हुआ है बी वाई जेड, और ऑप्शन नंबर डी में कहा हुआ है टी क्यू आर। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं पहले लेटर की ही कोडिंग करूं, बाकी सबको छोड़ दूं, क्योंकि सबका पहला लेटर अलग है, तो डी आता है 4th नंबर पे, जी आता है 7th नंबर पे, जी आता है 11th नंबर पे। अगर ऐसा हो रहा था कि सभी के पहले लेटर सेम होते तो मैं पहले लेटर की कोडिंग निकालता ही नहीं, क्योंकि पहले लेटर की कोडिंग तो सबकी सेम है, फिर मैं दूसरे पे जंप करता। समझ गए ना? ऐसे होना चाहिए था। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, डी 4th नंबर पे, जी 7th नंबर पे, जे 10th नंबर पे। 4 में 3 ऐड के 7, 7 में 3 ऐड के 10, 10 में 3 ऐड को 13, 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, तो पहला लेटर एम होना चाहिए। तो एक ही तो ऑप्शन है, एम से स्टार्ट हो रहा है। अपने आप को चेक करने के लिए आगे जा सकते हो, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पर। जैसे ए 1st नंबर पे आता है, डी 4th नंबर पे आता है, जी 7th नंबर पे आता है। एक में 3 ऐड के 4, 4 में 3 ऐड करो 7, 7 में 3 ऐड करो 10, और 10वें नंबर पे जे आता है। तो देखा एम जे के का आंसर आ रहा था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर है एन ओ ए, फिर है पी क्यू बी आर एस सी क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आ जाएगा, इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन में है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है टी यू डी, बी में है डी टी यू, सी में है ई एन ओ, और डी में है एफ एन क्यू। एक ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और दूसरा इसका आंसर क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। V8 T6 R4 P2, ये नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा वो भी अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। इसके भी चारों ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए में है इसका M0, बी में है N1, सी में है N0, डी में है Q1। इन दोनों का जो करेक्ट आंसर है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इनको ट्राई करो, और ऑप्शन में अगर कोई गलत बता रहा है, किसी गलत ऑप्शन आ रहा है, तो उसकी हेल्प करो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और उसको सीक्वेंस भी समझाओ, ठीक है। इस तरह से काम करना है। और बाकी अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं टेलीग्राम में जो चैट सेक्शन है वो एक दिन में 1-2 घंटे के लिए ओपन भी कर दिया करूंगा, सो दैट आप वहाँ पे डिस्कशन वगैरह भी कर सको। लेकिन अभी नहीं, पहले मैं रिस्पॉन्स चेक करूंगा किस तरह का आ रहा है। जैसे आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से दिया हुआ B25 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है D23, है ना।
फिर लिखा हुआ G20, फिर लिखा हुआ K16। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? अब देखो दो तरीके करने के, एक आपको देखने को मिल रहा है जैसे 25 से काम पे जा रहे हैं 23 पे जा रहे हैं, 2 स्टेप कम किया हुआ है, पहले -2 किया हुआ है, फिर 23 से 20 पे गए -3 किया हुआ है, फिर -4 किया हुआ है, अब -5 करेंगे, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए बी से डी आ रहा है, बी सेकंड नंबर पे, डी फोर्थ नंबर पे, जी सेवंथ नंबर पे, के 11th नंबर पे, +2 किया हुआ है, +3 किया हुआ है, +4 किया हुआ है, आगे +5 करेंगे, तो 11 में 5 ऐड करेंगे 16, 16 नंबर पे क्या आता है हमारे पास? पी आता है, तो P11 आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, ऐसा आपको एक ऑप्शन नंबर में बी में देखने को मिल रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और दूसरा तरीका क्या था आपके पास? यहाँ पे रिवर्स वाला चल रहा था कंसेप्ट, और खुद दिमाग लगाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको दिया, वहां पे लिखो P3C R5E T7G, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखो सेंटर में 3 से 5 जा रहे हैं, 5 से 7, आगे 7 से 9 पे जाएंगे, तो सेंटर में तो 9 आ जाएगा। पी आता है 16 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, दो स्टेप का गैप चल रहा है ना। तो 20 के बाद के 22 आता है, 22वें नंबर पे वी आता है। हालांकि हमें ऑप्शन की हेल्प लेते तो एक ही ऑप्शन जो V9 से स्टार्ट हो रहा था, और लास्ट में क्या है? सी 3rd नंबर पे, ये 5th नंबर पे, या 7th नंबर पे, आगे 9th नंबर पे क्या आता है? आई आता है, तो V9I हमारे पास आंसर होना था। क्लियर हो गया। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और कवर करते हैं, फिर आज के इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। जैसे चलो एक क्वेश्चन लास्ट वाला करते हैं। 3Z12 5X13 7V14, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 12 13 14, यहाँ पे 15 आएगा, कोई डाउट नहीं है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 आ जाएगा यहाँ पर। Z आ रहा है, Z 26 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है। दो स्टेप कम कर रहे हैं, 22 से 2 स्टेप कम करेंगे 20, 20वें नंबर पे T आता है, और 9T15 ऑप्शन नंबर बी में था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो लेटर सीरीज वाला टॉपिक है वो भी आपका यहाँ पर खत्म हो गया। बस आपने काम करना है, फिर से बोलूंगा वीडियो को शेयर करना है, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है वो ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है वो भी ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम इसलिए ज्वाइन करना है, कुछ अपडेट होते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो वहां पर आपसे मिलते, आपको शेयर करते रहता हूँ। कोई डाउट होगा, कोई रियल कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहोगे, जेन्युइन कोई बात करना चाहोगे, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। साइंस में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइट वाला, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज की इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे क्वेश्चन बनते हैं। लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ये जो नाम है ऑप्टिक्स, ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि साइंस में काम आने वाला है, रीजनिंग में एनालॉजिकल चैप्टर है वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लाइट की स्टडी को क्या बोल देंगे? ऑप्टिक्स बोल देंगे। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करें, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट किस तरह की वेव है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई कैटेगरीज आती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात करूंगा, इसमें गामा रेज आती है ना, फिर एक्स रेज आ जाती हैं, यूवी रेज आ जाती हैं, फिर विजिबल लाइट यानी कि जो हम लाइट की बात करते हैं, फिर इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं, उसके बाद अगर हम रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स बोलेंगे फिर रेडियो वेव्स आ जाएंगी। इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही सब कुछ आता है ना। तो लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, उसी का पार्ट है, तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लाइट वेव है वो किसके बीच में वेरी करती है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज या फिर इंफ्रारेड रेज की बात करेंगे, इसके बीच में आती है लाइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसे हम बात करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आगे जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेकिन वेवलेंथ यहाँ पे कम होती है, समझ गए हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी लेकिन वेवलेंथ जो है बढ़ती जाएगी। हालांकि वेव्स के टॉपिक में हमने अलग से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा था कि लाइट किस तरह की वेव है, तो वहां पर ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया ही नहीं होता, वहां पर क्या दिया होता है? वहां पर जो था ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट का आपको समझना पड़ेगा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो लाइट भी क्या है? लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लाइट की स्पीड क्या है? लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे तो स्पीड नहीं है, मैक्सिमम स्पीड है, वो भी कहाँ पर, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस है नहीं किसी तरह का। तो मैक्सिमम स्पीड जो वैक्यूम में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये स्पीड है तो लाइट की भी यही स्पीड होगी वैक्यूम में। अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो स्पीड कम होती जाएगी, एयर में थोड़ी सी से कम हो जाएगी, आप वाटर में चले जाओगे और कम हो जाएगी, मीडियम चेंज करते रहोगे स्पीड कम होती जाएगी, मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में ये भी रहने वाली है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर ये स्पीड है तो लाइट की भी ये रहने वाली है। इस सिंपल टर्म्स में कहा जाए आप बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाओगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर इसको बोलो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो लाइट की स्पीड है। आपको इस टर्म में भी पता होना चाहिए और इस तरीके से भी पता होना चाहिए, ये लाइट की स्पीड रही। अब आपसे पूछेगा सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट और 19 सेकंड्स का टाइम लगता है ना, 8 मिनट 19 सेकंड के भी 20 भी दिया होगा लेकिन 19 के आसपास एक्यूरेट रहता है। तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट 19 सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अभी हाल ही में आपने देखा भी जब आदित्य 11 मिशन लॉन्च करा गया, जिसको नहीं भी पता उस टाइम आपको पता लग गया होगा कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो 8 मिनट 19 सेकंड का इतनी स्पीड होने के बाद भी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है, उसके बाद भी 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। और एक एग्जाम में सीधा ऐसे दिया ही नहीं आता, एक एग्जाम में सीधा सेकंड्स की टर्म में पूछ लिया होता, तो 8 मिनट मिनट का सिस्टम ही खत्म किया होता। अब मुझे बताओ 8 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 480 सेकंड ये बन जाएंगे, और 19 ये ऐड कर दो तो 499 सेकंड्स। या तो आप बोल दो कि 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है, या बोल दो 499 सेकंड का टाइम मिलता है, एक ही बात रहने वाली, दोनों आपको पता होने चाहिए। ये टू द पॉइंट करा रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वैसे करवा रहा हूँ। अब मून से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मून जो हमारे थोड़ा पास ही है, थोड़ा पास मतलब जब हम सन से कंपैरिजन करते हैं तो पास ही है। तो मून, क्योंकि मून की तो अपनी लाइट है नहीं ना, तो वहां पे जो लाइट पड़ती है वहां से तो लाइट हमारे अर्थ तक आ रही है, तो सन में लाइट वहां पे जा रही है, फिर लाइट हमारे अर्थ तक आ रही है। तो मून से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, 1.28 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा इतना टाइम लगता है ना, 1.5 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा इतना टाइम लगता है मून से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में। आप देखो कहाँ सेकंड्स में लाइट पहुंच रही है और कहाँ 8 मिनट का टाइम लगा है, तो खुद सोचोगे यहाँ से लेके 15 करोड़ जो हम बोलते हैं कितना ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ से लेके तो सन तक का। अब उसके कुछ और पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आती है। कल या परसों आपको मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन करवाया था, वहां पर वो जैसे 2 तरह के हम बोलते हैं, है ना, एक होती है ल्यूमिनस बॉडीज, एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, है ना, एक होती है ल्यूमिनस बॉडीज, एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज मतलब जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, इनकी अपनी लाइट होती है। तो ल्यूमिनस बॉडीज में जैसे क्या हो जाएगा, सन की अपनी लाइट है, हम बोलते हैं कि ल्यूमिनस बॉडी हो गया, स्टार हो गया, या ये इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हो गई, ये ल्यूमिनस बॉडीज है, अपनी लाइट होती है। तो नॉन ल्यूमिनस क्या हो जाएंगे, जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, जैसे मून है, हमारा अर्थ है, अपनी लाइट थोड़ी ना है, इस पे सन की लाइट पड़ती है, तो अपनी लाइट नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सब आपके रीजनिंग में, एनालॉजी में भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। फिर 3 तरह के ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये साथ साथ नोट डाउन करते रहना अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने सही तरीके से, क्योंकि ये जो करवा रहा हूँ ना, टू द पॉइंट करवा रहा हूँ, ये आपको नहीं मिलने वाला ऐसे इतनी आसानी से। और ये ऑनलाइन में आपको मैं ऑफलाइन का ट्राई करवाने का कर रहा हूँ कि ऑफलाइन वाला मजा आपको यहाँ पर आए। जो भी डाउट होंगे अपने कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। अब हम चलते हैं आगे, बात कर रहे थे किसकी, 3 तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को अलो करते हैं कि लाइट पास हो जाए, जहां से लाइट पास हो जाती है। जैसे एयर है ना, मैं हूं और आप यहाँ पे सामने खड़े हो, हमारे बीच में एयर लाइट आराम से पास हो रही है ना, हम एक दूसरे को सही से देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एयर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाएगा ना। तो ट्रांसपेरेंट में जैसे एयर बोलो, एक ग्लास बोलो, वहां से भी आप देख सकते हो आराम से आर पार लाइट जा रही है, वो ट्रांसपेरेंट हो गई। एक होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट कौन सा होता है, जहां से लाइट नहीं पास कर पाती, करती है
लेकिन पूरे तरीके से नहीं पास कर पाती, कुछ हद तक पास करती है। जैसे एक पेपर में ऑयल्ड पेपर वो लगा लो ना, पेपर में आप जैसे तेल लगाते हो, बचपन में भी कभी देखा होगा आपने, वहां से हल्की हल्की लाइट दिखती है, धुंधला धुंधला दिखता है वहां पे आपको ना थोड़ा सा, तो वो ऑयल्ड पेपर किसी एग्जाम्पल हो जाएगी, बेसिक एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे लाइट तो क्रॉस करती है लेकिन पूरा सही तरीके से नहीं क्रॉस कर पाती, हल्का हल्का क्रॉस करती है। तो हल्का हल्का आपको दूर की तरफ देखोगे सामने वहां से तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको। तीसरा आता है ओपेक वाला। ओपेक क्या है? जहां पे लाइट क्रॉस ही नहीं करती, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी के पास लाइट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। या कोई मेटल हो गया, ये व्हाइट बोर्ड ही है मान के चलो, इसके पार के लाइट जा रही है, दूसरी तरफ क्या मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि लाइट पास ही नहीं हो रही है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ओपेक की कैटेगरी में आ जाएंगे। रीजनिंग में जो एनालॉजी का क्वेश्चन आया था वहां पे इस तरह से बना हुआ था, आपको दिया था ट्रांसपेरेंट और उसके आगे दिया था ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट का रिलेशनशिप ग्लास के साथ है, तो आपसे पूछा था ओपेक का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन में वुड या मेटल, कुछ इस तरीके से था। तो अब आपको अगर पता होगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना कैसे करोगे। इसलिए कुछ तो बेसिक टर्म्स आ रही हैं जो कि रीजनिंग में भी काम आती है, वो भी आपको करवाता जा रहा हूँ। तो बेसिक सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए कि क्या सब कुछ ये रहता है। अभी लाइट के बेसिक्स कवर करें, एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, लेकिन हाँ इसको खत्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अगर रहने वाला है। आप एसएससी, जेके, एसएसबी किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये बेसिक हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट कराने वाला वो सब कुछ भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं मिरर की, है ना, मिरर की बात करते हैं। देखो मिरर दो तरीके के आ जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा प्लेन मिरर, एक हो जाएगा प्लेन मिरर, एक होगा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो जैसे आप सिंपल प्लेन सा मिरर होता है जो घर में भी यूज करते हैं मतलब आपको देखने के लिए ना, लड़के यूज करते हैं मेकअप करने के लिए, लड़के यूज करते हैं बस ऐसी शक्ल देख के निकल जाने के लिए, तो वो प्लेन मिरर की भी बात कर रहा हूँ। वो क्या प्लेन मिरर, नाम से मतलब है प्लेन है। दूसरा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल टाइप का है ना, जिसमें आप देखोगे तो कोई अपने आपको मोटा देखेगा, कोई पतला देखेगा, किसी का मुंह टेढ़ा मेढ़ा देखेगा, वो स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में आ गई। तो पहले प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दो मिरर आपको समझ आ गए, बेसिक दो कैटेगरीज हैं। अब स्फेरिकल में भी आगे दो तरह के मिरर आते हैं इसमें, एक आता है हमारे पास कनकेव मिरर, एक आता है कनकेव मिरर, एक आता है कन्वेक्स मिरर। इसमें जो कनकेव मिरर है, याद रखना मैं मिरर पढ़ा रहा हूं अभी आपको, लेंस नहीं पढ़ा रहा, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। मिरर में स्फेरिकल मिरर बोला, स्फेरिकल मिरर में दो कैटेगरीज हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जब मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर है इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग, ये लाइट को कन्वर्ज करता है और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, ये फैला देता है और ये जो है वो पास आने की कोशिश करता है। इस तरह से समझ सकते हो। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो पहले स्फेरिकल मिरर को थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर वगैरह जो भी है देखते हैं, आज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास मैंने इस तरीके से बना दिया कुछ, ये टेढ़ा मेढ़ा सा स्फेयर मैंने बना दिया। ठीक है, हालांकि सही बना नहीं लेकिन स्फेयर मैंने बना दिया। मैंने क्या कर दिया, इस स्फेयर का आधे से ज्यादा हिस्सा साफ कर दिया, बस इतना सा पोर्शन मैंने रख दिया। ठीक है, वो मेरे पास मिरर था, स्फेरिकल स्फेयर था, उसको मैंने आधे से ज्यादा हिस्सा काट के ये बना दिया, ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर की टाइप बन गई है। अगर अब मान के चलो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पॉलिश कर देता हूँ, इस साइड से मैंने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से क्या होगा, जैसे हम घर में शीशा वगैरह भी देखते हैं ना, उसके पिछली साइड पॉलिश होती है तभी तो हम अपने आप को देख पाते हैं। अगर पॉलिश ही नहीं होगी तो लाइट क्रॉस कर जाएगी, हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, तो पॉलिश करना बड़ा जरूरी है। हमने इस मिरर को पीछे से पॉलिश कर दिया। ठीक है, सो दैट लाइट क्रॉस ना करे, लाइट पार ना जाए, वापस रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ जाए। अगर क्रॉस करके तो हम अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे, तो हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया मिरर को पीछे से। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं फिर आगे कवर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये जो मैंने पोर्शन बनाया ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एपर्चर। जैसे इसको मैं एक पॉइंट दे दूं, M1 नाम दे दूं, इसको मैं M2 नाम दे दूं। ये जो M1 से लेके M2 तक का पोर्शन मैंने लिया है, इसी हम क्या कहते हैं, इसी हम कहते हैं एपर्चर। ये समझ लो, ये थोड़ा काम आने वाला आपके। ये जो पोर्शन हमारे पास हमने क्या लिया, एपर्चर लिया, समझ गए। अब इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक मिड पॉइंट बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया, इसको मैं P से डिनोट करता हूँ। ये P मतलब क्या है, पोल। पोल क्या है, मतलब इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोल। ठीक है, अब देखो एक पूरा स्फेयर था, है ना, स्फेयर था आपके सामने साफ करके, उसमें से एक छोटा सा मैंने हिस्सा लिया यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं, इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा,
जैसे हम सर्कल बनाते हैं, कंपास से बनाते थे, एक पॉइंट पे कंपास रख के फिर सर्कल बनाते थे, एक सेंटर पॉइंट होता था, वैसे स्फीयर का भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट इसका मान के चलो ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे लेकर मैंने दोनों ही ब्लैक मार्क कर लिए हुए, ठीक है। अब मैं इस सेंटर पॉइंट से लेके इस प्रिंसिपल, ये जो पोल है मेरे पास, इसको अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यानी जो सेंटर पॉइंट है मेरे पास, इससे लेके जब मैं पोल तक जा रहा हूँ, ये जो लाइन हमारे सामने बन रही है, उससे पहले समझो सी जो पॉइंट है सी, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी आपको समझ आ गया। ये था पोल, ये था अपर्चर, सी क्या हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये समझ आ रहा है। पोल आपको समझ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान के चलो ऐसा हो रहा है कि लाइट की रेज है दो, ठीक है, एक लाइट की रे ये है, एक लाइट की रे ये है। अब जब ये आगे क्रॉस कर नहीं पा रही होगी, सरफेस पॉलिश है, वापस रिफ्लेक्ट करेंगी, तो ये लाइट यहाँ से क्रॉस कर रही है, लाइट यहाँ से क्रॉस कर रही है। ये जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रॉस करते हैं ना, वो पॉइंट होता है एफ, उसको हम डिनोट करते हैं एफ से। और एफ मतलब क्या है, एफ है मतलब फोकस, एफ का मतलब क्या है, फोकस, ठीक है। अब देखो ये जो फोकस पॉइंट है, उस फोकस पॉइंट से लेके जो ये पोल तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फोकस से लेके जो पॉइंट तक का डिस्टेंस है, पोल तक का डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। आ रहा समझ, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये हमारे पास जो लाइन थी सेंटर से जाती से कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने ये मिरर लिया था, इसे मैंने पॉलिश कर दिया, मैंने कहा ये है अपर्चर, इसका जो सेंटर है इसको कहते हैं पोल, और इस जो स्फेरिकल मिरर था इसका जो सेंटर था उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो इस पोल को क्रॉस करे, ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इस पूरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां से लेकर जो ये पोल है, यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व ली हमने, कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था पोल हमारे पास, ये था अपर्चर हमारे पास। फिर मैंने आपको कहा एक यहाँ पे सेंटर में पॉइंट आता है, इसे हम कहते हैं फोकस, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्रॉस कर रही थी। अब ये जो फोकस वाला पॉइंट है, इस फोकस से लेके ये जो पोल तक का डिस्टेंस है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमेशा आप देखोगे जो फोकल लेंथ होगा ना, एफ, जो फोकल लेंथ होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगी। ये पूरा क्या था, ये आर था, इस आर का ये आधा है ना। ये जो स्मॉल एफ है फोकल लेंथ है, ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा है। तो फोकल लेंथ जो है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगी। फोकल लेंथ जो होगी, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, R = 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का डबल होगा। अगर इतना आपको समझ आ गया, बेसिक टर्म सब आपको समझ आ गई, तो हम आगे चलते हैं। ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, फोकल लेंथ वगैरह क्या है, ये बेसिक आगे आपके काम आने वाला है। फिलहाल अब हम चलते हैं, ये सारी पॉइंट्स कवर कर लिया अपने स्फेरिकल मिरर की। अब स्फेरिकल मिरर की जो दो टाइप्स आपको बताई है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने ये वाला पोर्शन लिया उस मिरर का, ठीक है, मैंने इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया। अगर इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया तो यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो जब आ रही हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ पर आ रही है ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी या ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जो भी है क्रॉस नहीं करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होती जाएगी। अब ये क्या है, इस सरफेस जो अंदर वाली सरफेस है इसको मैं क्या बोलूंगा, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वो मिरर जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, उनको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। समझने के आप ऐसे बोल सकते हो, ये गुफा टाइप ऑफ बना सकते हो, ये गुफा में पेंट्री कर रहे हो, गुफा का मुंह है, ओपन माउथ है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो गुफा में पेंट्री कर रहे हो तो केव आपको देखने को मिल रहा है, तो केव में क्या होगा, इस तरह की मिरर होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या अंदर की तरफ होगी।
कि आप चम्मच को सीधा करोगे तो चम्मच की जो सीधे वाले साइड में सब खाना खाते हो वो किस तरह की हो जाएगी, उसको आप बोल सकते हो कनकेव मिरर। समझ गए हो? तो कनकेव मिरर का बेसिक फंडा आपको समझ आ रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूं, यही मिरर मैं दोबारा से ले लूं, ये जो मिरर मैंने लिया था वही मिरर में ले लूं, उतना ही पोर्शन ले लूं, लेकिन इस बार क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अंदर वाली हो जाएगी, सॉरी पॉलिश सरफेस अंदर वाली हो जाएगी। लाइट जो है यहाँ से कि यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब लाइट क्रॉस नहीं करेगी। तो इस में केस में क्या होगा, जो पॉलिश सरफेस है वो अंदर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। तो ऐसे मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से बाहर की तरफ होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। समझ आ गया? कनकेव मिरर को हम क्या बोल रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर। बेसिक डिफरेंस आपको कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का समझ आ गया। बाकी वो सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल, एक्सिस वगैरह, फोकल लेंथ वगैरह वो दोनों, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में आपको बताया ना वो दोनों टर्म्स में रहने वाले सारी पॉइंट वगैरह वो आपको वैसे ही पता होने चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर आपको समझ आ गया, इसमें दो कैटेगरीज थी, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। लेकिन प्लेन मिरर तो बेचारा अकेला ही है, प्लेन मिरर इज प्लेन मिरर, है ना। तो प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लेते हैं, कुछ इसके जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर, जो हम जिसमें जनरली आपको देखते भी हैं, वो प्लेन मिरर की बात करेंगे। उसमें जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इमेज उसमें एरेक्ट बनती है ना। ऐसा तो नहीं कि जब आप इमेज अपने आप को देखने जाओगे तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपके सर नीचे टांगे ऊपर हो जाएंगी, भूत दिखना स्टार्ट, वैसा नहीं है ना कुछ भी, इमेज सीधी बनती है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज है वो एरेक्ट बनती है। एरेक्ट के साथ साथ इमेज कैसी होती है, वर्चुअल भी होती है। अब रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, वो आने वाले टाइम में आपको समझाऊंगा। फिलहाल बस इतना याद रखो कि एरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और तीसरा पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड भी होती है ना। मतलब अपराइट तो ठीक है, ऊपर का सर ऊपर दिखता है, नीचे की टांगे नीचे दिखते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, आप यहाँ पर खड़े रहोगे, लेफ्ट साइड का पोर्शन राइट में दिखेगा और राइट साइड का पोर्शन लेफ्ट में दिख जाएगा, इस तरह का होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका लेफ्ट है वो वहां पे राइट दिखेगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। मिरर में क्या होता है, इमेज जो बनती है वो लेटरली इन्वर्ट होती है, मतलब लेफ्ट साइड राइट चले जाएगा, राइट साइड लेफ्ट में चले जाएगा। तो इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्ट होती है, मतलब लेफ्ट राइट जो है वो चेंज हो जाता है। तभी जब आप मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन करते हो रीजनिंग में, आप यही चेंजेस वहां पर करते हो, लेटरली इन्वर्टेबल फंक्शन है वहां पे, जो प्रॉपर्टी है वही वहां पर आप लगाते हो। तो इमेज किस तरह की बनती है वो आपको समझ आ गया। अब इसका फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब देखो, हमने स्फेरिकल मिरर की बात करी थी, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, हमने बोला ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस था पोल का, हमने बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब ये रहा प्लेन मिरर, इसमें कहाँ पता नहीं कर्व कर्व करेगा तभी तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा इसमें। तो प्लेन मिरर पता नहीं कितना सीधा जाने वाला है, तो इस केस में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि देखो अगर बोलूंगा कर्व थोड़ा इतना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनता, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये तो प्लेन मिरर है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पता कहाँ से कितना दूर जाके बनेगा, कर्व कर ही नहीं रहा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी तो फोकल लेंथ उसका आधा ही होता है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी। सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी हो जाएगा और फोकल लेंथ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के को साइज समझना पड़ेगा, इमेज का साइज कितना बनता है प्लेन मिरर में। देखो जितने साइज के आप हो गए उतने ही साइज के आप मिरर में दिखोगे, मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी। समझ गए हो, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो है, इसको अगर डिवाइड करोगे अगर आप इन दोनों को, तो उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आने वाले टाइम में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आप टेलीस्कोप वगैरह यूज करते हो तो मैग्नीफाई करते हो, इमेज को बड़ा करते हो ना, तो इमेज को बड़ा करते हो, ऑब्जेक्ट का साइज तो नहीं है, आप इमेज को बड़ा करते हो 1.2, 1.5, 3.5, वो क्यों, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा तो होता नहीं, चीजें मैग्नीफाई तो होते नहीं, जितनी है उतनी दिखती हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बराबर है। तो जब इनको कट करेंगे, अगर दोनों दो सेंटीमीटर हैं तो कट करने पे क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इनकी कितनी होती है प्लेन मिरर की,
मैग्निफिकेशन 1 होती है क्योंकि मैग्नीफाई कर ही नहीं पाते प्लेन मिरर, कहाँ चीजों को बड़ा करते हैं, उतनी रहती हैं। पावर कितनी होती है, पावर इनकी 0 होती है। इमेज का डिस्टेंस कितना है, कहाँ बनती है इमेज, देखो जितने दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतने ही दूर इमेज बनेगी, समझ गए हो। मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही दूर इमेज बनेगी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो बताओ इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है, कहा गया था इसी कंसेप्ट पे बना हुआ था इमेज डिस्टेंस पे। आपको मैंने क्या कहा, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से दूरी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी। आप खुद ही ट्राई करके देखो, मिरर कोई बड़ा सा है, आप पास चलते जाओगे मिरर के तो इमेज भी पास आएगी, दूर जाओगे तो इमेज भी दूर जाएगी। वही कंसेप्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो वहां पे कहा गया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको पता है ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी, तो इमेज भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे जाके बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साइज ऑफ इमेज आपको बता दिया। अब एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, अगर आप अपने आप को पूरी बॉडी को, अगर पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर पे देखना चाहते हो तो उसके लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या खुद को भी मिरर में पूरा देखना चाहते हो तो उसके लिए मिरर का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से आधा होना ही चाहिए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है तो मिरर का साइज कम से कम 5 सेंटीमीटर होगा, तभी उस मिरर में पूरी इमेज वहां पे दिखेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, वो आपके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने के बाद ही, जस्ट बाद में ही कमेंट कर देना, सो दैट मैं देख सकूं किस तरह की प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। तो फिलहाल मैथ का जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है HCF और LCM वाला, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब देखो होता क्या है, या तो आपके सिलेबस में लिखा होता है LCM HCF, तो ठीक है, हाँ ये तो टॉपिक करना ही करना है। लेकिन कभी क्या होता है आपके टॉपिक में सिलेबस में LCM HCF नहीं लिखा होता, लेकिन नंबर सिस्टम मेंशन करा होता है। तो LCM HCF नंबर सिस्टम का ही पार्ट आप कह सकते हो। तो इसीलिए अगर आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम है तो भी आपको LCM HCF अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि LCM और HCF कैसे निकालना है। जिसको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फिर जो भी क्वेश्चन सामने आते जाएंगे उसे प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले HCF शॉर्ट में समझ लेते हैं HCF होता क्या है। HCF की फुल फॉर्म क्या हो गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना, H मीन्स हाईएस्ट। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, जिनको मैथ से डर लगता है वो एक एक बात नोट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनको मैथ में थोड़ा भी डर लगता है ना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है कि ये 72 को 96 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको डिवाइड करना होगा, डिवाइड कैसे करेंगे, ये अगर इसके ऊपर बार लगा दूंगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करना है, जिनको ये वाली प्रॉब्लम आती है ना तो एक प्लेलिस्ट बनी है बेसिक मैथ्स के नाम से, 5 6 7 वीडियोस होंगी, वो वीडियोस देख लो। कैलकुलेशन वाली जो भी प्रॉब्लम है सारी खत्म हो जाएगी। अब कैलकुलेशन खत्म हो गई, फिर यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। अब ये कंसेप्ट भी समझोगे, कैलकुलेशन भी नहीं आती है तो ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है। जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो साथ साथ वो वाली वीडियोस भी देखते जाओ। अब हम बात करें HCF की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, 18 और 24 लेके चलता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 18 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 24, इस तरह से करके। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हाईएस्ट छोड़ो कॉमन छोड़ो, पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या निकालेंगे, मतलब 18 के फैक्टर कौन से हैं, मतलब 18 किस किस के टेबल में आता है, 18 के पार्ट आप बोल सकते हो। 1 के टेबल में आ जाता है तो 1 एक फैक्टर हो जाएगा, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, उसके बाद 6 के टेबल में आ रहा है, फिर अपने टेबल में आता है। 1 क्या किसी और टेबल में आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है ना, तो जो भी फैक्टर थे मैंने सारे लिख दिए। वैसे 24 के फैक्टर लिखेंगे, ये 1 के टेबल में आता है, 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 के टेबल में आता है वो भी फैक्टर हो गया, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है।
है ना। ये सारे किसके हो गए। अच्छा ये 9 के टेबल में भी आता है, यहाँ पे 9 मैंने लिखा ही नहीं, है ना, ये 9 के टेबल में भी आ रहा है, ये लो। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर थे वो सारे फैक्टर भी यहाँ पर लिख दिए, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फैक्टर हमने सारे लिख दिए, ये कहानी खत्म। अब लेते हैं कॉमन फैक्टर। जितने भी फैक्टर उसमें कॉमन कौन से हैं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। कोई और है कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में आ रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हमने कॉमन फैक्टर निकाल दिए। अब जो भी कॉमन फैक्टर हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा 6 है कॉमन फैक्टर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कहानी समझ आ रही है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा करना नहीं है, ये आपको बताया कंसेप्ट समझने के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। समझ आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये आपको कहानी समझ आ गई। अब 18 और 24 का HCF आपको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। बेसिक डिफेंस को जो एग्जाम होती है, अग्निवीर की बात करो, उसमें कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका HCF निकाल के बताओ, तो HCF निकालना आपको आना चाहिए। देखो 18 लिख दिया, 24 लिख दिया। एक सबसे आसान तरीका सिंपल इसका जो है वो ये रहता है, जो ट्रिक आप कह सकते हो जिसको HCF निकालने की, जो भी नंबर आपको दिए गए इनका डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है। 18 और 24 के बीच में कितना गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। अब मैं देखूंगा जो मेरे पास एक गैप आ रहा है 6, क्या 6 के टेबल में 18 आता है, आ रहा है। क्या 6 के टेबल 24 आ रहा है, आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यही HCF हो जाएगा। अगर मान के चलो कि 6 के टेबल में नहीं आ रहा होता, मैं 6 के फैक्टर निकालता, 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ऐसे में फैक्टर लिख लेता। फिर मैं चेक करता, पहले बड़े नंबर की तरफ जाता, क्या 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता, फिर मैं छोटे की तरफ जाता। अगर इसमें भी नहीं आता तो कुछ नहीं बचा, फिर HCF मेरे पास 1 हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है। गैप को फिर तोड़ते जाना है, तब तक तोड़ते जाओ जब तक आंसर ना आए, और अगर एंड में पहुंचने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो HCF 1 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कहानी यही खत्म हो गई, तो 6 हमारा आंसर हो गया। ये तरीका हम आगे भी अप्लाई करते जाएंगे। क्लियर हो रहा है। अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पर आपको क्या हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा, फिर आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है, ये वाली। जब आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो HCF वाला, मेरी बात याद रखना, इस तरीके से नहीं हो रहा, किसी तरीके से नहीं हो रहा, जो मैं तरीका भी कराऊंगा ये वाला जरूर ट्राई करना। यहाँ पे बड़ा नंबर लिख दो बीच में, बाहर की तरफ छोटा नंबर लिख दो, डिवाइड करना स्टार्ट करो। 18 के टेबल 24 तो आता नहीं है, तो 18 के टेबल में 18 तो आता है ना, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 18 आ जाएगा। कितना, 24 में से 18 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 मेरे पास बच गया। अब फिर से यहाँ पे क्या कर दो, तो यहाँ पे नंबर था वो यहाँ पे ऐड कर दो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 6 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बच गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचेगा, जो यहाँ पर आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है। यहाँ पर 6 था तो 6 मेरे पास HCF हो जाएगा। दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, आ रहा है। एक और तरीका क्या है, आप यहाँ पे 18 लिखो, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करो। देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 9 से 18, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से 9, 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से 3, तो 18 के फैक्टर मेरे पास आ गए। 18 के फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरे पास 18 के फैक्टर मैंने लिख दिए। एक और तरीका बता रहा हूं मैं यहाँ से। दूसरा मेरे पास के नंबर था 24, 24 को भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से 24, 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से 12, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से 6, 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से 3। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 24 के भी फैक्टर लिखूंगा। ये 24 के फैक्टर लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मैंने 24 के भी फैक्टर लिख दिए, 18 के भी लिख दिए और 24 के भी लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है जो दोनों जगह काम कॉमन होंगे वो मुझे लेते जाने, है ना। वो जो सबसे पहले आपको समझाया था, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक जगह 2 लिख दो। और क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। बस क्या कुछ और दिख रहा है मुझे, और कुछ तो है ही नहीं जो दोनों जगह पर होगा, है ना। और कुछ भी यहाँ पर दोनों जगह सेम नहीं है। तो ये था 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो HCF मेरे पास 6 हो गया। ये 3 तरीके हैं, जिससे भी आपको ठीक लगता है उससे आपको ट्राई करना है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी है जो ये वाली अप्रोच है ये जरूर ट्राई करना एक बार, शॉर्टकट वाली। तो HCF निकालना तो आपको आ गया कि HCF कैसे निकालते हैं। अब हम समझ लेते हैं LCM कैसे निकालते हैं। फिर जो ये वाले क्वेश्चंस दे गए इनका हम LCM HCF निकालेंगे।
फिर फ्रैक्शन वाले होते हैं, फिर डेसिमल वाले होते हैं, फिर एक पावर वाले होते हैं। उन सभी का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे आज की इस वीडियो में। फिर बाकी प्रैक्टिस वगैरह पे आपको करनी है, वो कैसे मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप बोल तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट बोलो या लीस्ट बोलो, कॉमन फिर आगे मल्टीपल लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एलसीएम की फुल फॉर्म। अब मल्टीपल, जैसे हम एग्जांपल 15 और 30 भी लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले हम क्या करते हैं, 15 के मल्टीपल ले लेते हैं, है ना, क्योंकि पहले मल्टीपल लेंगे फिर कॉमन, फिर उसमें जो लीस्ट होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो पहले मल्टीपल ले लेते हैं। 15 के मल्टीपल मतलब 15 के टेबल में क्या क्या आता है? 15 आता है, फिर 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस तरह से चलते जाएंगे। हमें कुछ ही आपको लिख के समझा रहा हूँ। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आ रहा है? दूसरे साइड मेरे पास 30 आ रहा है। 30 के भी हम मल्टीपल लिख देते हैं। 30 के मल्टीपल कौन से 30 आ जाएगा, फिर 30 के टेबल में 60 भी आता है, 90 आता है, 120 आता है, 150 आता है। इस तरीके से और भी चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। हमने मल्टीपल लिख दिए। अब हम कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे जो दोनों जगह कॉमन है। कॉमन क्या है? 30 है, और क्या कॉमन है? 90 है, 60 भी है। अगर मैं आगे जाता और भी कई तरह के मुझे कॉमन देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? जितने भी कॉमन है उसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट कौन सा? 30 है। 30 मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो आ रहा है समझ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में? ये एलसीएम कैसे निकालते हैं अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का? जब आपसे क्वेश्चन कोई भी नहीं सॉल्व होगा, आपने इस तरह से करना है। यहाँ पे 15 लिख दो और यहाँ पे 30 लिख दो। क्लियर हो गया? यहाँ पे 15 30 दोनों नंबर यहाँ पे लिख दिए। अभी सेम किस टेबल में? 3 के टेबल में। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 2 के 1 को तो वैसे ही रख दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। जब सब कुछ 1 1 बच जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30। एक तो ये मेथड हो गया एलसीएम निकालने का। ये तो आपको करना ही नहीं पेपर में, ये तो इसको भूल जाओ, ये खाली समझाने के लिए था। एक मेथड आपके सामने ये है एलसीएम निकालने वाला। एलसीएम निकालने वाला तरीका समझ आ गया। अब दूसरा शॉर्टकट कैसे करना है आपको? मैंने दोनों नंबर लिख दिए 15 और 30। अब आपने क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर आपके पास है, जैसे बड़ा नंबर यहाँ पे 30 है, आप 30 साइड में लिखो। अब आप यहाँ पर देखो, क्या 15 के टेबल में 30 आता है? आता है। क्या 30 के टेबल में 30 आता है? आता है। 30 ही हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। इन केस अगर ऐसा होता कि 30 एक के टेबल में आ रहा हो, दूसरे टेबल में नहीं आ रहा होता, फिर मैं क्या करता? 30 का डबल क्या आता है? 60। फिर मैं 60 पे ट्राई करता, क्या दोनों के टेबल में आता है? फिर भी नहीं आता, मैं 30 का 3 से मल्टीप्लाई करता, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करता। इस तरीके से करता। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आपको खुद समझ आ जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ आपका। तो ये दो तरीके आपको समझ आ गए। बड़ा नंबर की हेल्प लेनी है, ये नंबर लेना है। और जो तीसरे अप्रोच में आपको समझाने जा रहा हूं, वो जो अप्रोच है वो तो आपको यूज नहीं करनी है यहाँ पर, लेकिन एक क्वेश्चन आते हैं पावर वाले एग्जाम में, वहां पर आपको वो काम आने वाले, इसीलिए वो भी अभी समझ लो। ये 15 लिख दिया और यहाँ पे 30 मैंने लिख दिया। जैसे एचसीएफ निकाला था ना पहले, वो मैंने सारे इनके फैक्टर लिखे थे, फिर कॉमन लिया था, फिर मल्टीप्लाई किया था, वैसे यहाँ पर भी कर रहा हूँ। 15 देखो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 के मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए? 15 के फैक्टर मेरे पास क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर हो गया? वैसे 30 आ जाएगा। 2 को 15 से करो 30, 3 को 5 से करो 15, 5 को 1 से करोगे 5, तो 30 का मेरे पास क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब हम एचसीएफ वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब हम क्या देख रहे थे, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता, मैं देखता दोनों जगह कॉमन कौन सा, मैं वो आंसर निकाल लेता, है ना, अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम के केस में कॉमन तो आपको लिखना ही लिखना है। 3 कॉमन है, फिर 5 भी कॉमन है, वो भी लिख दिया। कॉमन सारे लिखने के बाद जो बच जाएगा, जैसे 2 बच गया है, इसको भी लिखना है। बस ये डिफरेंस यहाँ पर है। एचसीएफ अगर निकालना होता, आप यहीं पे कहानी खत्म करते, बोलते 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर 15 एचसीएफ आ गया। लेकिन एलसीएम के केस में कॉमन लिखने के बाद जो बच गया वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से 15, 15 को मल्टीप्लाई करो 2 से 30, 30 यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से हमने यहाँ पर HCF पे निकाल दिया। HCF कितना आया, HCF आया हमारे पास 30, सॉरी एलसीएम हमारे पास 30 आ गया। तो एलसीएम निकालने के भी 3 मेथड आपको बताए, HCF निकालने के भी 3 मेथड आपको बताए। इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल लेवल पर पहली बार कर रहे हो, जो भी मेथड आपको समझ आया है उसी मेथड से क्वेश्चंस करो स्टार्टिंग में। लेकिन एक बात याद रखो, HCF पे जो गैप वाला तरीका बताया है, LCF में जो बड़े नंबर को डबल ट्रिपल करना है वो तरीका बताया है, वो भी साथ साथ ट्राई करते रहो, क्योंकि पेपर में आपको वही यूज करना है, वही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी भी आपको आने चाहिए, अगर शॉर्टकट से आपको नहीं होगा तो आपको सही तरीका लेके चलना है। अब 1824 का आपने क्या निकाला था, HCF आपने निकाला था गैप के तरीके से। 1824 का HCF कितना आया था, आपने बोला था गैप आ रहा है 6 का, तो मेरे पास कितना आ गया HCF, 6 आ गया। इन दोनों को अगर एलसीएम निकालना होता तो मैंने आपको भी शॉर्टकट बताया है, जो भी बड़ा नंबर है उसको लिखो। 18 की टेबल 24 तो आता ही नहीं है, फिर इसका डबल कर लो 48, 18 की टेबल में 48 भी नहीं आता, फिर इसका ट्रिपल कर लो, कितना हो जाएगा 72। तो 18 के टेबल में 72 आता है, 24 में तो आएगा ही आएगा, 18 में भी आ रहा है, तो 72 मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने दो, कोई बात नहीं, बाद में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, और ये आपके बेस्ट रहने वाला है। ऐसे आपको ये भी अप्रोच यूज करनी थी यहाँ पे, जब कुछ ना हो फिर ये भी अप्रोच यूज कर लो एलसीएम निकालने के लिए। 2 को 12 से किया, 2 को 3 से किया 6, 2 को 6 से किया 12, 3 को 4 से किया 12, 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया, है ना। 4 को 1 से किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। या फिर पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम तो 12 ही होगा, क्योंकि 12 के टेबल में तो 12 आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो जो 12 था इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से किया 6, 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया 72, 72 आंसर आ गया। तो ये भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको लगा हाँ एक स्टेप के बाद, जैसे आपको मान लो यहीं पे कहानी खत्म थी, ठीक है, आपने यहीं पे कर दिया क्वेश्चन, आपको तो 12 और 36 का एलसीएम मुझे निकालना है 36, 12 के टेबल में 36 तो आता ही है ना, आता है, तो इसका एलसीएम मुझे समझ आ गया। इससे पहले जितने भी नंबर थे उसको मल्टीप्लाई करो, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर 72 आ जाएगा, 72 वहीं पे आंसर आ गया। कहानी समझ आ रही है, अगर आ रही है तो अच्छी बात है। तो ये एक तरीका था एलसीएम निकालने का। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन 1530 था, यहाँ पर हमने क्या निकाला, इसका एलसीएम निकाला था 30 आया था, बड़ा नंबर हमने साइड में लिखा था, दोनों के टेबल में आ रहा है। एचसीएफ कैसे निकालना है, इनका गैप देख लो, गैप कितना है 15 का गैप है ना, तो 15 के टेबल में ये भी आ रहा है, 15 के टेबल में ये भी आ रहा है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 15 आ गया। तो ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर इसका आपको नहीं समझ आ रहा होता, 1530 का आपका आंसर नहीं आ रहा होता, आप डिवाइड वाला मेथड अप्रोच यूज करते। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 70 to 96, इसका एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। 72 है और 96 है। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लें, एचसीएफ निकाल, जो मर्जी निकालो। अगर हम पहले इसका एचसीएफ निकालना चाहते हैं, गैप देखेंगे कितना आ रहा है, 80, 10, 18, 24 का गैप आ रहा है, तो 24 के टेबल में ये भी आता है, 24 के टेबल में ये भी आता है, आप ट्राई करके भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो जो बेसिक मेथड तो आपके पास है ही ये वाला, तो एक बार करा देता हूँ ना, ये इस तरह से। 24 को देखो 96 आ रहा है, अगर आप 24 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप, वैसे तो सीधा आ जाएगा, यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई 96 आ ही जाएगा, तो आगे क्या ही कर लोगे आप, यहाँ पे 24 आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा, है ना। तो जहां पर डिफिकल्ट होगा वहां पे ये अप्रोच यूज करेंगे, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पहले स्टेप पे आंसर हमारे पास आ गया था। तो एचसीएफ तो आ गया 24, एलसीएम निकालते हैं। अब आप एलसीएम बोलोगे 90, फिर 90, 90, 180, 180, 192 आ जाएगा, इस तरह से ऐसे करते जाओगे। अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लग रही है, फिर आप ये मेथड यूज करोगे, 72 लिख दिया, 96 लिख दिया, जहां पे लग रहा है हाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम वाले टाइम वेस्ट हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं ये अप्रोच यूज करता हूँ, है ना। 2 को 3 से क्या 6, 2 को 6 से क्या 12। अब जिसको ये नहीं आता ना, ये भी आपको बेसिकली वीडियोस में समझाया हुआ है, 6-7 वीडियोस हैं, उसमें ये भी आपको कवर करवाया हुआ है। 2 को 4 से क्या 8, 2 को 8 से क्या 16। आपको 36 और 48 का एलसीएम भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आगे चलो। 3 12 36, 3 16 जा 48। अब आपको अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, 12 और 16 का भी एलसीएम नहीं निकाल सकते, और शॉर्ट कर लेते हैं, किसके टेबल से काटे, 2 6 जा 4 के टेबल से काटते हैं, 4 3 से 12, 4 4 से 16। अब 3 और 4 का तो एलसीएम निकाल ही सकते हो, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 4 का डबल 8, फिर 4 का ट्रिपल 12, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे तो 12 आ गया। इन सभी से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 को 4 से 24,
24 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो 240, और बीच में 48 ऐड कर लो, कितना बन जाएगा 288। ये तरीका भी आपको समझाया बेसिकली वीडियोस में, तो देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लिया है। 288 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको मैं पहले तभी समझा चुका था, आपको कहा था जब आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन अभी डिटेल में सिखा दूंगा। ये एक एक बारीकी आपको मैंने पहले समझाई हुई है। जिसको मैथ में जीरो प्रॉब्लम आ रही है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल भी क्लियर नहीं है, वो कैलकुलेशन सीख लो अच्छे तरीके से वीडियोस देख के। तो ये सब कुछ आपको समझ आ गया, इसका एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब 3-3 नंबर आ जाएंगे, फिर क्या करना है? तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अप्रोच आपको यूज करनी है। जैसे यहाँ पे 36 है, 48 है, 72 है, 36 है, 48 है, 72 है। गैप निकालो कितना आ रहा है? 36, 40, 48, 12 का गैप आ रहा है, 2 50, 20, 2 22, 24 का गैप आ रहा है। 24 के टेबल में 48 आता है, आता है। 24 के 36 तो नहीं आता, तो इसको फिलहाल भूल जाओ, इसकी तरफ आते हैं। 12 के टेबल में ये आता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब 12 मेरे पास क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ की अप्रोच वही पुरानी है। अगर आपको ये बेसिक मेथड ये नहीं समझ आ रहा, आपको इसे नहीं समझ आ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आप गैप के तरीके से नहीं कर पा रहे हो, फिर आप वही तरीका यूज करोगे। पहले 2 छोटे नंबर ले लो, 36 यहाँ पे कर लो, 48 यहाँ पे कर लो। 36 को 1 से क्या 36, कितना आ गया? 12 आ जाएगा। ये नंबर यहाँ पर लिखो 36, 12 को करा 3 से 36 आंसर आ जाएगा। ये बच गया 0, है ना। अब जो यहाँ पर नंबर मेरे पास आया था, अगर 2 ही नंबर होते मेरा आंसर यहीं पे आ गया था, बट यहाँ पे एक नंबर और भी है, तो 72 यहाँ पर लेकर आओ। 12 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72 आ जाता है, 0 बच गया। तो 12 मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा। सेम भी आंसर आ रहा है, तरीका समझ आ रहा है। 3 नंबर से तुमने तभी ये सेम अप्रोच यूज करी है, इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब एचसीएफ तो आपने निकाल दिया, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम फिर से वही तरीका है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर लो, ट्रिपल कर लो। अगर मैं पहले 72 ही रखता, 36 के टेबल में 72 आता है, आता है। 48 के टेबल में आता है, नहीं आता। 72 को मैं डबल करूंगा, 144 आ जाएगा, है ना। 36 के टेबल में 144 आता है, 48 में भी आता है, 72 में भी आता है, तो 144 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मान के चलो, क्या पता आता, अगर मुझे लगता है कि नहीं आ रहा, गलत हो गया मेरा, मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा 36, 48, 72, 3 12 36, ठीक है। फिर सारे किसके 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 3 12। अब देखो, अब 3 4 6 का मैं एलसीएम तो निकाल ही सकता हूँ। 6 का डबल करूंगा 12, 12 के टेबल में तीनों आ जाएंगे, तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 से ये कोई गलती कर दी क्या? अच्छा, कोई गलती कर दी शायद से। 3 4 3 12, 4 4 16, 4 24। तो अगर मैं 6 का डबल 12 करूंगा, 6 के 4 का 3 का, हाँ ठीक तो है। 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 से, तो 144 ही तो आंसर आ रहा है। तो मेरा पहले कितना आता? पहले भी 144 ही आया था, तो 144 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या कर रहा हूं मैं? चाहे इस मेथड से करो, चाहे इस मेथड से करो, आंसर सेम ही आने वाला है। बस जो आपको मेथड आता है आपने उससे ट्राई करना है। एक और क्वेश्चन करो 3 वाला, 2 क्वेश्चन और हैं, सो दैट आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। अब जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर क्या है? 15, 25 और 35। मैंने लिखा 15, 25, 35। अब मुझे क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। मैं पहले गैप वाले तरीके से करता हूँ। कितना गैप आ रहा है? 10 का। कितना गैप आ रहा है? 10 का। 10 के टेबल में तो आएंगे नहीं, 10 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाता है। तो 5 की मैं बात करूंगा, 5 के टेबल में ये भी आ रहा है, 5 के टेबल में ये आ रहा है, 5 के टेबल में ये आ रहा है, तो 5 ही मेरे पास क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। मतलब मैं इसका भी आधा कर दिया मैंने, 5 था, तो 5 के टेबल में सभी आ रहे हैं, 5 एचसीएफ हो जाएगा। आपको बेसिक मेथड से करना होता है, 15 यहाँ पे लिखते, 25 यहाँ पे लिखते, 15 को 1 से गया 15, 10 का गैप आ गया, जो यहाँ पे नंबर था वो यहाँ पे लिख दो। 10 को 1 से गया 10, यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 10 हम यहाँ पर लेकर आएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10, 0 रिमाइंडर आ गया। अब जो मेरे पास 5 आया था, इसको 35 से भी करना है डिवाइड, तो अगर मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ 35 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ मेरे पास 5 आ गया। तो एचसीएफ अगर आपके पास 5 आ गया तो आगे चलते हैं, इसका एलसीएम भी निकाल देते हैं। 15, 25 और 35 का अब हम एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ हमने निकाल दिया। 15,
25, 35। तो मैं क्या करूंगा, पहले 35 का डबल करूंगा 70, तो 70 तो इसके टेबल में आ नहीं रहा, फिर 140 करूंगा, मुझे लगता है मुझे नहीं आ रहा आंसर, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम के लिए ये मेथड यूज कर लूंगा। 15, 25, 35। 5 के टेबल में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से किया, 5 को 7 से किया, ये मेरे पास आ गया। अब 3, 5 और 7, एक बात याद रखना, जब ये प्राइम नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, अपने नंबर पे आता है। जब भी प्राइम नंबर आपके सामने आएंगे तो प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालना होता है, सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन सभी का एलसीएम में कैसे निकालूंगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 3 को 5 से क्या 15, 15 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 को 10 से क्या 70, 7 को 5 से क्या 35, तो कितना हो गया 105 मेरे पास आ गया। अब 105 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो 5 × 25, 5 × 5, 725 मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। क्या कोई गलती हुई है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 को 3 से क्या 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना था, 7 को 10 से क्या 70, 7 को 5 से क्या 35, 70, 100, 105, 105 को मल्टीप्लाई करना था, तो 5 को 5 से क्या 25, ठीक है। 525 से मैंने कैरी क्यों लिया, पे मिस्टेक कर दी मैंने, तो 525 मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो वो एक स्टेप सॉल्व करने से कितनी बड़ी हेल्प मुझे मिल चुकी है, मतलब एक स्टेप मैंने सॉल्व करा है इसको, तो एलसीएम बड़े मजे से निकल गया, ऐसे डिफिकल्ट बन रहा था मेरे लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया। तीसरा ट्राई करते हैं, 20, 25 और 30। 20 है, 25 है और 30 है। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, गैप 5 का आ रहा है, गैप 5 का आ रहा है, तो 5 के टेबल में तो सभी आते हैं, सॉरी इसका मतलब 5 तो मेरे पास आ गया एचसीएफ। अब मुझे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालूंगा, 20, 25 और 30 यहाँ पे कर लिया इस तरीके से। 5 के टेबल में आते हैं, 5 को 4 से करो 10, 5 को 5 से करो, 5 को 6 से करो, 4, 5 और 6। क्या मैं इसका एलसीएम निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ बिल्कुल। 6 का डबल करो 12, 24, 30, है ना। फिर उसके बाद अच्छा मुझे यहाँ पे भी डिफिकल्टी आ रहा है, मेरे से यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, मैं एक काम करूंगा, एक स्टेप और कम कर लूंगा। 2 को 2 से किया 4, 2 के टेबल में 5 आता नहीं, वैसे रख दो, 2 को मल्टीप्लाई कर 3 से 6। क्या अब मेरे लिए आसान है या अभी भी डिफिकल्ट है, 5 के डबल करो 10, 15, 20, 25, 30। जब मैं 30 पे आऊंगा तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब इनका एलसीएम मेरे पास 30 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भी डिफिकल्टी है और भी शॉर्ट करते जाओ जब तक आंसर 1 ना आ जाए। 30 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 2 से 10, 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 300। 300 मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और भी कर लेते हैं अब। चलो अब हम बाकी जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये फ्रैक्शन वाला आ रहा है, ठीक है, 2/3 है और 4/9 है, इसका एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, 2/3 है और 4/9 है। देखो याद रखो, जब भी आप ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा, आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल दोगे, जो आपसे पूछा गया है ना ऊपर वाले नंबर का वही निकालना है, नीचे वाले नंबर का उल्टा कर देना, क्या बच गया एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल देंगे। अगर आपसे एचसीएफ पूछा होता, आप ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे एलसीएम, ये कहानी आपको याद रखनी है। हम पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, तो देखो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, तो 4 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ की जब मैं बात करूँ 3 और 9 कितना गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, 6 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, इसको मैं और तोड़ देता हूँ, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो एचसीएफ मेरे पास 3 आ गया। तो पूरा आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम 4/3 है, सिर्फ 4 या सिर्फ 3 नहीं है, ये पूरा इसका एलसीएम आया है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते समझ आ गया, ऊपर एलसीएम निकालना है, नीचे एचसीएफ निकालना है, जो आंसर आएगा वो पूरा हमारे पास एलसीएम होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5/3 है और 8/10 है, 5/3 है फिर 8/10 है, हमें फिर से एलसीएम ही निकालना है। जब हमें एलसीएम निकालना है इस पूरी फ्रैक्शन का,
तो ऊपर हमेशा एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 के डबल करो 16, 24, 30 पे जब मैं पहुंचूंगा तो 8 के टेबल में भी 30 आ रहा है, अच्छा 30 तो आ नहीं, सॉरी 32, 40 आएगा ना। 8 के टेबल पे 40 आता है, 8 5 से 40, और 5 के टेबल भी आता है। इसका मतलब एलसीएम मेरे पास 40 आ गया। नीचे मुझे एचसीएफ निकालना है, तो 3 और 10 का एचसीएफ कितना, गैप कितना है 7, 7 के टेबल में तो आते नहीं। अब 7 के फैक्टर तो बनेंगे नहीं और 3.5 से तो काम चलने नहीं वाला, पूरे नंबर चाहिए। इसका मतलब एचसीएफ मेरे पास 1 बन जाएगा। तो 40/1 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। ये तरीका आपको याद रखना है, ये आपको समझ आएगा एलसीएम कैसे निकाला है। अभी इन्हीं नंबर्स का हम अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो वो एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी कवर कर लेते हैं। अब जब आपको एचसीएफ निकालना है तो वही आपको तरीका मैंने बताया, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम, कहानी खत्म। जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है। एचसीएफ मेरे पास कितना आ गया, एचसीएफ मेरे पास 2 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम निकालना, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ा नंबर मैंने लिख दिया, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है, 2/9 मेरे पास पूरा आंसर आया है, ये मेरे पास एचसीएफ है। इसी तरीके से 5/3 और 8/10 की मैं बात करूंगा, 5/3 और 8/10 की मैं बात करता हूं। अब इनका मुझे क्या निकालना है, इनका मुझे निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, गैप कितना है 3, 3 के टेबल में आते नहीं, इसको और ब्रेक कर नहीं सकता, एचसीएफ मेरे पास 1 हो जाएगा। नीचे क्या निकालना है, एलसीएम, 10 का डबल 20, 20 का फिर 30 आ जाएगा। तो 3 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो 1/30 मेरे पास पूरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। बस यही कहानी तो आपको समझनी थी। तो एलसीएम एचसीएफ, अब आपको फ्रैक्शन का भी निकालना आ गया। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में नंबर थोड़े डिफिकल्ट दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, बस तरीका पता होना चाहिए। अब ये नंबर है 1/4, फिर दिया हुआ 3/8, फिर दिया हुआ 2/5। इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। जब हमें पहले एलसीएम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम चाहिए, नीचे एचसीएफ चाहिए। 1, 3 और 2 एलसीएम निकालेंगे, 3 का डबल 6 सॉरी, तो 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो एलसीएम मेरे पास 6 आ जाएगा। नीचे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, तो गैप 4 का आ रहा है, गैप 3 का आ रहा है। ना ही 4 के टेबल में सभी आएंगे, ना ही 3 के टेबल में सभी आएंगे। इसको मैं ब्रेक भी कर दूंगा 2, तभी 2 के टेबल में सभी नहीं आएंगे, तो एचसीएफ मेरे पास क्या हो जाएगा 1। तो पूरा एलसीएम कितना आया मेरे पास, 6/1, मतलब 6 ही बोल लो, है ना। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, 1/4, 3/8, 2/5। अब मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, निकाल के देख लो। और एलसीएम कितना आएगा, ये 8 है, ये 4 है, 5 है, तो मुझे पता है 40 पे जाऊंगा तो 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी, तो 1/40 मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा। ये जो पूरा आंसर है वो मेरे पास कंप्लीट एचसीएफ आया है। समझ आ रहा है। इस तरीके से फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है। अब आपके एग्जाम में पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन से डर लग जाता है कि ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। तो सेम तरीका है, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 0.15 है ना, 0.15 है, फिर मेरे पास 0.3 है, फिर 0.45 है। पॉइंट्स वाली वीडियो में आपको बताया था इसको कैसे करना होता है। 0.15 है तो मैं क्या करूंगा, 15 कर दूंगा, डिवाइड बाय पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 2 जीरो लगा दूंगा। 0.3 है, 3 लिखूंगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, 1 जीरो लगाऊंगा। 45 अपॉन 2 डिजिट लगा दूंगा, तो पॉइंट हटा दिए, फ्रैक्शन मेरे पास आ गया। तो क्या प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन का एलसीएम सिर्फ निकालना अभी तो सीखा है, पहले हम एलसीएम निकालते हैं। जब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ही चाहिए। सबसे बड़ा नंबर 45 लिख दिया, 15 के टेबल में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो एलसीएम मेरे पास ऊपर 45 आ गया। नीचे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये 90 का गैप आ रहा है, 90 का गैप आ रहा है, 90 के टेबल में मेरा तो आते नहीं है, इसको ब्रेक करूंगा 10 के टेबल में भी 90 आता है, 9 भी ब्रेक करूंगा, है ना, इस तरह से, तो 10 के टेबल में तो सभी आ जाएंगे। इसका मतलब 45/10, यानी कि पॉइंट में अगर आपको बताना है, तो अगर आपको पॉइंट हटाना है तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। एक ही जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, 4.5 आंसर आ गया।
कहानी समझ आ रही है? उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर निकालना होता, क्या अगर आपको ये नहीं समझ आया ना, डिवाइडल तरीके से कर देना, एचसीएफ निकालना कैसे निकालना है उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर एचसीएफ चाहिए, नीचे एलसीएम चाहिए। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखो ये कितना गैप आ रहा है 15 और 3 के बीच में, 12 का गैप आ रहा है। यहाँ पे तो 42 का गैप आ रहा है। तो 12 के टेबल में तो सभी आएंगे नहीं। इसको मैं अगर और ब्रेक करूंगा, 12 के फैक्टर लूंगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना, इस तरह से करके 6 के टेबल में भी आता है। तो 6 के टेबल में 3 आएगा नहीं, 4 के टेबल में 3 आएगा नहीं, बच गया 3। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 45 आता है। तो एचसीएफ मेरे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम निकालना है। 100 है, फिर 10 है, फिर आपको 100 भी देखने को मिल रहा है। जब इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम किस तरह से आ जाएगा? जो बड़ा नंबर है वो ले लेना है। बड़ा नंबर यहाँ पे 100 है, ये कर दिया। 100 के टेबल में भी आ रहा है, 10 के टेबल में भी, 100 के टेबल में भी। इसका मतलब एलसीएम मेरे पास 100 आ जाएगा। अब आपको पॉइंट पे आंसर चाहिए, तो पॉइंट पे आंसर कैसे निकालोगे? जो डिजिट है नीचे 2 जीरो है ना, इसे 3 और 0 इसके पहले पॉइंट आना चाहिए। हमारे पास एक ही नंबर था, हमने एक 0 खुद से लगा दिया, तो 0.03 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट को पहले समझाया हुआ है। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आपको कैसे निकालना है वो आपको समझ आ गया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन और यहाँ पे करेंगे, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ का आज का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। और बाकी आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा कोर्स का। वो कोर्स स्पेशल आप सभी के लिए बनाया गया, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपको पूरे दिन में पढ़ाया जाएगा आज के लेक्चर में, उस लेक्चर के बेस पर वहां पे टेस्ट हुआ करेगा, एमसीक्यू रहा करेंगे। जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उसी दिन वो एमसीक्यू भी वहां पर अपलोड होते जाएंगे और पुराने एमसीक्यू भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। आप चेक कर सकोगे आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितना सही से आपको समझ आ रहा है, बाकियों के कंपैरिजन में आपका लेवल क्या है, कितना स्कोर कर पा रहे हो, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 4। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस तरह से, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5। आपको निकालना है एचसीएफ। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ का तरीका बताया था, वो फैक्टर्स निकाल के यहाँ पे वही काम आने वाला है। आपको क्या कहा था, जब भी एचसीएफ आपको निकालना है, आपको यहाँ पे जो भी कॉमन होंगे आपको वही उठाने हैं। अब देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 2 से एक स्टेप ज्यादा है ना, इसका मतलब 2 की पावर 2 तो यहाँ पर भी आ रहा होगा, खाली एक पावर ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 2 हर जगह होनी चाहिए, तो 2 की पावर 2 हर जगह है, तो एक तो मेरे पास 2 की पावर 2 आ गया। और देखो कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं बचा, यहाँ पर नीचे, इसको छोड़ दो। 5 की तरफ आते हैं, 5 की पावर मतलब 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 भी तो है ही है, 5 की पावर 1 यहाँ पर भी मिलेगी मिलेगी, तो 5 की पावर 1 मुझे यहाँ पर भी मिल गई है। उसके बाद 7 की पावर 4, 7 की पावर 3, 7 की पावर 5, जो भी नंबर कॉमन होंगे उसका सबसे छोटी पावर हमें लेनी है। यहाँ पर 7 की पावर 3 यहाँ पर है, तो 7 की पावर 3 यहाँ पर भी हो गई, 7 की पावर 3 यहाँ पर भी हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 मैंने लिख दिया। समझ गए हो, जो भी कॉमन नंबर होने चाहिए, कॉमन नंबर देखने के बाद जो भी सबसे छोटी पावर होगी आपको यहाँ पे वो लिख देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। 2 की पावर 2 4, 5 को ऐसे रखो, 7 की पावर 3 343 होता है ना, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर 20, 20 को 343 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 को 3 से के 6, 2 को 4 से के 8, 2 को 3 से के 6, 6860 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एचसीएफ कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा, आपने पहले देखना है कॉमन नंबर कौन से वो नंबर निकाल दिए, फिर उनकी जो सबसे छोटी छोटी पावर है वो यहाँ पर लिख देनी है, तो एचसीएफ कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। कहानी समझ आ गई। इसी तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना पड़े तो कैसे करोगे, एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, एक तो ये आ गया। दूसरा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये आ गया। फिर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे फिर से एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना होता मैं कॉमन नंबर देखता और सबसे छोटी पावर देखता,
लेकिन एल से मैंने आपको क्या कहा था, नंबर तो लेने ही लेने, उसके बाद जो बच जाएगा उसको भी उठा लेना है। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 2 है। एलसीएम के केस में सबसे बड़ी नंबर तो देखो, लेकिन सबसे बड़ी पावर लिखनी है, तो 2 की पावर 3 मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि सारे नंबर मुझे कर रहा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी पावर यहाँ पे लिखूंगा। फिर 3 तीनों जगह है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख दूंगा। 5 दोनों जगह है तो कोई बात नहीं, दोनों जगह देखूंगा सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2 है। 7 तीनों जगह है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 7 की पावर 2 है। अब मेरे पास क्या बच गया है, 11 बच गया है, तो 11 में यहाँ पे लिख दूंगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 25, 7 की पावर 2 49 इंटू 11। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसी के साथ बोलूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो एंड करने वाला हूँ। हालांकि मैंने आपको करंट अफेयर्स भी करवाने थे, जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी कवर करवाना था, लेकिन आज डे 1 है, इतना आपके लिए इनफ रहने वाला। कल से जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी यहाँ पर ऐड करते जाऊंगा, और उससे क्या होगा, वो प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगे, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहोगे। फिलहाल आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। वीडियो को शेयर भी करना। टारगेट में लास्ट में रख के जा रहा हूँ 2000 लाइक्स का। अब देखना ये कि टारगेट कितने जल्दी अचीव होता है। ये जो वीडियो है वो अपलोड होगी 5 सितंबर को, यानी कि टीचर्स डे वाले दिन ये वीडियो अपलोड होने वाली है। सीरीज का डे 1 5 सितंबर को आपके सामने आ रहा है। बस इतना देखना कि 2000 लाइक का टारगेट कब अचीव होता है, ये आपके ऊपर। जो मेरा काम था वो मैं कर रहा हूँ, आपका जो काम है वो आपने करना है। थैंक यू, जय हिंद।